सुनो, तो जो हेड हम लोग अभी चालू करने जा रहे हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, ठीक है। उसमें अब जो हेड ऑफ इनकम आ रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसका अगर तुम मतलब समझने की कोशिश करो कि कुछ सोर्सेस की इनकम ऑलरेडी सैलरी में चली गई है, और वो सोर्स कौन सा था? एम्प्लॉयमेंट। याद करो, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इस सोर्स की जो इनकम है वो सैलरी में चली गई। फिर एक और सोर्स ऑफ इनकम तुमको दिखाई दिया, हाउस प्रॉपर्टी, जिसके तुम ओनर हो, जिसको तुम तुम्हारे खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में यूज नहीं कर रहे हो, तो वो हाउस प्रॉपर्टी, वो उस सोर्स की इनकम तुमने हाउस प्रॉपर्टी में डाल दी। फिर तुम्हारे पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम होंगे जिसको तुम बिजनेस बुलाते हो, प्रोफेशन बुलाते हो, तो वो बिजनेस या प्रोफेशन जो सोर्स है, उस सोर्स की इनकम तुम पीजीबीपी में लेके चले गए। फिर तुम्हारे पास कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम ड्यूरिंग द ईयर ऐसे थे जिसको तुम कैपिटल असेट बुला रहे थे, जिसको तुमने ट्रांसफर किया था। तो वो जो कैपिटल असेट बोल के जिसको तुमने ट्रांसफर किया है, उस सोर्स की इनकम कैपिटल गेन बोल के तुमने कैपिटल गेन हेड में डाल दी। तो क्या तुमको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इतने ही सोर्सेज से इनकम कमा सकते हो कि और भी सोर्सेज से इनकम कमा सकते हो? और सोर्सेज से इनकम कमा सकते हो? तो जो भी बचे कुछ है सोर्सेज है ना, सबकी इनकम इस हेड में आने वाली है। इसीलिए बोलते हैं इसको अदर सोर्सेस। अदर का मतलब ये वो सारे सोर्सेस हैं जिससे होने वाली इनकम तुमको पहले 4 हेड्स में कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं हो पाई, तो वो लाओ और अभी साइड में आके क्या कर दो, टैक्सेबल कर दो। खत्म हो गया आईएफओएस हेड। कुछ नहीं है इसमें, खाली 4 सेक्शंस करने हैं, ठीक है। अदर सोर्सेज में तुमको एक करना है सेक्शन 56, दूसरा करना है 57, तीसरा करना है 58, एंड आखिरी सेक्शन करना है 59, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ है ना, ये याद रखना है कि यहाँ पे सेक्शन 145 भी तुम्हारा एप्लीकेबल होता है। अब वो 145 क्या बोलता है वो तुमको याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला। क्या बोलता है बोलो? 145 145 क्या बोलता है? जल्दी बोलो। मेथड ऑफ अकाउंटिंग। रेगुलर बेसिस पे जो फॉलो किया जा रहा है, वही मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके तुमको पीजीबीपी इनकम निकालनी थी, और वही मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके तुम आईएफओएस की भी इनकम निकालोगे। मतलब इस हेड में जो भी इनकम्स आएगी, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। इस चैप्टर में तुमको पता चलेगा कि इस हेड के अंदर जो भी इनकम्स आएगी या जो भी एक्सपेंसेस माइनस होने वाले हैं, वो सब मर्केंटाइल बेसिस पे करना पड़ेगा। अगर रेगुलरली बुक्स मर्केंटाइल बेसिस पे फॉलो हो रही है तो, या फिर अगर बुक्स रेगुलरली कैश बेसिस पे फॉलो हो रही है, तो इस हेड में टैक्सेबल होने वाली सारी इनकम्स और मिलने वाले सारे एक्सपेंस के डिडक्शन वो कैश बेसिस पे मिलेंगे। बराबर है? तो तुम्हारी आईएफओएस इनकम या तो मर्केंटाइल बेसिस पे कैलकुलेट होकर आएगी या तो कैश बेसिस पे कैलकुलेट होकर आएगी। ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि रेगुलरली मेथड ऑफ अकाउंटिंग मर्केंटाइल या कैश बेसिस पे फॉलो कर रहे हो। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, बोल देता हूं कि कुछ इनकम्स जो तुमको यहां पे दिखेगी, वो इनकम्स में से कुछ इनकम्स जो तुमको यहां पे टैक्सेबल करनी है, उसके लिए मेथड ऑफ अकाउंटिंग देखने की जरूरत नहीं है। जैसा बोलेंगे वैसे ही वो इनकम यहां पे आके टैक्सेबल होगी, ठीक है। जिसमें एक डिविडेंड इनकम आती है। कौन सी इनकम? डिविडेंड इनकम। दूसरी इनकम आती है इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन। क्या बोला, क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन और इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन, जो तुमको तुम्हारे कैपिटल असेट के कंपलसरी एक्विजिशन पे जो कॉम्पेंसेशन आता है या एनहांस कॉम्पेंसेशन आता है। याद करो, कैपिटल गेन में किया था ना हम लोगों ने 45 में। तो उस कॉम्पेंसेशन या एनहांस कॉम्पेंसेशन पे अगर तुमको इंटरेस्ट आता है, वो भी तुमको इस साइड में टैक्सेबल होता है। फिर तीसरा और आखिरी, एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फोरफिटेड ऑनर आफ्टर 1 अप्रैल 2014। अगर ये 3 में से कोई भी इनकम तुमको दिखी, क्या बोला? ये 3 में से तुमको कोई भी इनकम दिखी, तो ये इनकम की टैक्सेबिलिटी इस हेड में होगी, लेकिन जैसे बताई जाएगी वैसे। तुम यहां पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं करोगे। मेथड ऑफ अकाउंटिंग बाकी सारी इनकम्स के लिए फॉलो करना, बराबर है। अब देखो, किसी भी हेड का सबसे पहला सेक्शन उस हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है। तो यहां पे कौन सा दिख रहा है? 56 दिख रहा है ना। तो सेक्शन 56 देख के तुमको पता चलेगा यहां पे इस हेड में कौन सी इनकम क्या होने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है। सेक्शन 56 देख के पता चलेगा।
फिर जो भी इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होने वाली है उस इनकम में से तुमको कौन सी चीज़ों का डिडक्शन मिलेगा और कौन सी चीज़ें डिसअलाउ हो जाएगी, वो तुमको सेक्शन 57 और 58 में लिखा है। एंड इस हेड में आके कभी कभी किसी किसी चीज़ को इस हेड में आके डीम्ड इनकम बना के भी क्या करना पड़ता है, टैक्सेबल करना। मतलब कभी भी तुम्हारे पास डीम्ड इनकम अगर कुछ आती है तो वो डीम्ड इनकम्स भी इस हेड में आके टैक्सेबल की जाती है। बराबर है? तो सुनो, सेक्शन 56 है ना, वो तुमको चार्जिंग सेक्शन से पता चलेगा कौन सी इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होने वाली है। अब उस इनकम में से तुमको क्या डिडक्शन मिलेंगे और क्या डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब क्या अलाउ होगा क्या डिसअलाउ होगा, समझ में आ रहा है? अगर तुमको पीजीबीपी हेड के डिडक्शंस एंड डिसअलाउंसेस अगर तुमको आते हैं तो ये भी सेम है, क्या बोला, ये भी सेम है और ये भी सेम है, खाली सेक्शन नंबर आके बदली हो जाएगा कि जिस प्रकार के खर्चे तुम पीजीबीपी हेड में क्लेम करते थे तुम्हारी पीजीबीपी इनकम को, प्रॉफिट को निकालने के लिए, बराबर है ना, वो सारे टाइप के खर्चे अगर तुमने आईएफएस इनकम को कमाने के लिए किए होंगे तो वो आईएफएस इनकम में से यहाँ पे क्या ले लेना, डिडक्शन ले लेना। जिस प्रकार के डिसअलाउंसेस तुमको पीजीबीपी हेड में जो चीज़ें डिसअलाउ हो जाया करती थी, बराबर है ना, जैसे कि 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर दी, कैश में कर दी, डिसअलाउ हो गया। फिर अगर किसी रिलेटेड पार्टी को पेमेंट की और वो पेमेंट क्या निकली, रीजनेबल अमाउंट से थोड़ी ज़्यादा निकली, अनरीजनेबल पेमेंट वगैरह हो गई, वो डिसअलाउ किया था। तो मतलब जो भी डिसअलाउंसेस तुमने पीजीबीपी हेड में किए थे, जो चीज़ें तुमको पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम अलाउ नहीं कर रहे थे, वो चीज़ें हम तुमको आईएफएस के लिए भी अलाउ नहीं करेंगे। सेम डिसअलाउंसेस है। तो अगर तुमको पीजीबीपी का डिडक्शन और डिसअलाउंसेस मालूम है ना, तो बस उससे मिलता जुलता ही है तुम्हारा सेक्शन 57 है, 58 है, खत्म हो गया वो। पीजीबीपी हेड में एक डीम्ड पीजीबीपी इनकम बोल के कॉन्सेप्ट किया था, सेक्शन 41 वाला, याद करो, डीम्ड पीजीबीपी इनकम। ठीक उससे मिलता जुलता तुम्हारा सेक्शन 59 है, डीम्ड आईएफएस इनकम, डीम्ड इनकम अंडर द हेड आईएफएस। मतलब ये 3 सेक्शन में है ना, तुमको जरा सी भी मेहनत नहीं करनी है, जरा सी भी मेहनत नहीं, क्योंकि जो भी मेहनत करनी है ना वो तुमने ऑलरेडी पीजीबीपी में की हुई है। तुमको मेहनत किधर करनी है पता है? सेक्शन 56, मतलब आइडेंटिफाई करनी है इनकम्स कि कौन सी इनकम इस हेड में क्या हो सकती है, टैक्सेबल हो सकती है, बराबर है ना। जो तुमको जनरल चार्ज और स्पेसिफिक चार्ज, 2 चार्ज देख के पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 56 के अंदर भी 2 प्रकार के चार्ज दिए हुए हैं। तो एक मिनट, सेक्शन 15 was the charging section of salary, section 22 was the charging section of हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 28 was the charging section of पीजीबीपी। 28 के अंदर 2 टाइप के चार्ज थे, जनरल चार्ज अंडर द पीजीबीपी हेड और स्पेसिफिक चार्ज अंडर द पीजीबीपी हेड। ठीक उसी तरीके से सेक्शन 45 किया था कैपिटल गेन हेड के अंदर, कि भाई 45 के अंदर भी सब सेक्शन 1 था जनरल चार्ज, और 45 के अंदर भी स्पेसिफिक चार्ज थे, 45(1)(a), 45(2), 45 ऐसे करके 5। समझ में आ रहा है? ये जो स्पेसिफिक चार्ज थे कैपिटल गेन में भी थे। ठीक वैसे ही तुम जब आईएफएस साइड में आओगे तो तुमको भी यहाँ पे 2 प्रकार के चार्ज देखने को मिलेंगे। एक होगा जनरल चार्ज, मतलब जनरली कौन सी इनकम इस साइड में लाई जाएगी, और एक होगी स्पेसिफिक चार्ज, मतलब ये जो इनकम्स जो स्पेसिफिक चार्ज में बताई गई है ये केवल मात्र फक्त ओनली सिर्फ इसी हेड में टैक्सेबल होगी, इसके अलावा ये इनकम और किसी हेड में टैक्सेबल हो ही नहीं सकती है। स्पेसिफिकली कहा है कि ये इनकम्स आईएफएस में ही आएगी। तो वो इनकम्स की एक लिस्ट दी हुई है, बराबर है ना, तो वो लिस्ट देखना है। तो अपने को है ना 1 by 1 एक एक करके इनकम्स का डिस्कशन करना शुरू करना है, बराबर है। और मैं उठाऊंगा किधर से, स्पेसिफिक चार्ज से, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज वाली इनकम कर ली तो अपन ने आइडेंटिफाई कर ली ना कि भाई ये इनकम्स तो आईएफओ साइड छोड़ के कहीं जाने ही नहीं वाली है। हाँ, स्पेसिफिक चार्ज की इनकम्स के साथ साथ कभी कभी मैं जनरल चार्ज वाली भी कोई इनकम साथ में कवर करूंगा, क्योंकि वो इनकम भी यहाँ पे इसके साथ कवर कर लूँ, डिस्कस कर लूँ तो उचित रहेगा, बराबर है ना। तो अभी मान लो कि मैं तुमको एक स्पेसिफिक चार्ज वाली इनकम पढ़ा रहा हूँ कि बेटा ये इनकम क्या होती है, ये इनकम का टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, बराबर है ना। तो स्पेसिफिक चार्ज वाली कोई इनकम कर रहे हैं तो उसको करते करते अगर जनरल चार्ज वाली भी इससे मिलती जुलती कोई इनकम होगी जो यहाँ पे टैक्सेबल हो रही है तो उसको भी मैं तभी के तभी साथ में करवा दूंगा। तो एक बार जैसे ही वो अपनी स्पेसिफिक चार्ज वाली सारी इनकम्स का डिस्कशन खत्म हो गया ना, फिर उसके बाद जनरल चार्ज वाली कुछ इनकम्स के मैं और एग्जाम्पल्स दे दूंगा। वो एग्जाम्पल्स होंगे, दैट इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट के खाली इतनी ही इनकम्स इस साइड में टैक्सेबल होगी, समझ में आ रहा है। लेकिन आई हैव ट्राइड टू कवर एज मेनी इनकम्स एज आई कैन
जो तुमको आईएफओ सेट में क्या हो सकती है, टैक्सेबल हो सकती है, और जो एग्जाम में पूछी जाती है रिपीटेटिवली। समझ में आ रहा है? जैसे ये तुम्हारा इनकम का डिस्कशन खत्म हुआ ना, फिर सेक्शन 57, 58 और 59 इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ऐसे खत्म होगा, ऐसे 2 मिनट में, 5 मिनट में। और वो खत्म करने के बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो भी बचे कुछ हैं, बराबर है? ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बराबर है? तो चैप्टर शुरू होगा 56 से, खत्म होगा 59, और जैसे ही ये खत्म होगा ना, इसके बाद सेक्शन 60 से तुम्हारा क्लबिंग चालू हो जाएगा। मतलब वो वाला नहीं, क्लबिंग मतलब किसी और की इनकम तुम्हारी टोटल इनकम में आके तुम क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, उसको बोलते हैं क्लबिंग। फिर जैसे ही क्लबिंग खत्म होगा ना, सेक्शन 65 पे क्लबिंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा सीधा तुम्हारा सेक्शन 70 से शुरुआत होगा। सेक्शन 70 70 से लेकर सेक्शन 80 80 तक, वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। बीच में कुछ सेक्शंस आते हैं, 65 से लेकर 70 के बीच में कुछ सेक्शंस आते हैं, बराबर है ना? उसको पता है, एकदम लास्ट में एक लेक्चर रखने वाला हूँ मिसलेनियस प्रोविजंस कवर करवाने वाला। तो उस मिसलेनियस प्रोविजंस में वो वाली इनकम्स बीच में मैं कवर करूंगा। जो ये बीच वाली इनकम है ना, 65 से लेकर 70 वाली, उसको मैं वहां पे मिसलेनियस में कवर कर लूंगा, टेंशन नहीं, बराबर? फिर तुम्हारा सेक्शन 80 जैसे ही खत्म हुआ ना, मतलब तुम्हारा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड खत्म हुआ। अब तुम पोजीशन में आ गए हो कि तुम जीटीआई कैलकुलेट कर पाओ। फिर उसके बाद चैप्टर 6 के डिडक्शन, एटीसी से लेकर एटीओ, और चैप्टर 6 के डिडक्शन करेंगे ना, तो वो टाइम पे तुम्हारा टोटल इनकम का भी कैलकुलेशन साथ में करेंगे। तो तुम्हारा चैप्टर 6 का डिडक्शन, टोटल इनकम का कैलकुलेशन, टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन, वो सारा कुछ हम लोग डिडक्शन वाले टॉपिक में साथ में कर लेंगे। और साथ में मैं तुमको 115 बीएससी भी वहीं पे पढ़ा दूंगा, और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी तुमको वहीं पे पढ़ा दूंगा। तो मतलब तुम्हारा डिडक्शंस के साथ साथ टोटल इनकम भी खत्म हो जाए, 115 बीएससी भी खत्म हो जाए, एएमटी भी साथ में ही खत्म हो जाए। तुम समझो। फिर चिनिया मिनिया टॉपिक्स, कौन सा? एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस, बस यही बाकी रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी जो आईएफएस हम लोग चालू करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग का मेन फोकस किस पे होना चाहिए? मेन फोकस होना चाहिए सेक्शन नंबर 56 पे। तुम्हारी स्क्रीन पे ध्यान देना चालू करना, एक एक करके फटाफट से इनकम्स को उठाते हैं और खत्म करते हैं। देखो, सेक्शन 56 बात करता है चार्ज की, बेसिस ऑफ चार्ज मतलब चार्जिंग सेक्शन। 57 में बात हुआ है डिडक्शन का, 58 में बात हुआ है डिसअलाउंसेस का, सेक्शन 59 टॉक्स अबाउट डीम्ड इनकम, और सेक्शन 145 बात करता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ये 4 सेक्शंस करने हैं। उसमें सबसे पहला सेक्शन देखो, तुम्हारा सेक्शन 56 आ रहा है, स्क्रीन पर विजिबल है ये सबको? अब सेक्शन 56 के अंदर है ना, 2 चार्ज है। एक है जनरल चार्ज जो 56(1) के अंदर है, और दूसरा है स्पेसिफिक चार्ज जो 56(2) के अंदर है। ठीक है? अब 56(2) के अंदर जाओगे ना, तो देर आर सर्टेन इनकम्स विच आर स्पेसिफिकली चार्ज टू टैक्स अंडर दिस हेड ओनली एंड नॉट अंडर एनी अदर हेड। मतलब लिस्ट दी गई है इनकम्स की। 56(2) के अंदर इनकम्स की क्या दी है? लिस्ट दी है। ये लिस्ट में जितनी भी इनकम्स बताई है, वो सिर्फ और सिर्फ तुमको इसी हेड में टैक्सेबल होगी, और कहीं पे भी वो इनकम टैक्सेबल नहीं हो सकती। तो वो लिस्ट वाली इनकम एक एक करके उठाएंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन याद रखना, जनरल चार्ज क्या बोलता है? जनरल चार्ज तुम्हारा बोलता है कि अगर तुमने कोई भी इनकम कमाई है, किसी भी सोर्स से कोई भी इनकम कमाई है, वो इनकम बेटा एग्जम्प्ट इनकम नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 10 वाली एग्जम्प्ट इनकम नहीं होनी चाहिए। मतलब वो इनकम तुम्हारे लिए टैक्सेबल इनकम है। और वो टैक्सेबल इनकम अगर पहले 4 में से किसी भी हेड्स में तुम टैक्सेबल नहीं कर पा रहे हो, तो मोस्ट वेलकम टू कचरे का डब्बा। ये कचरे का डब्बा है, सारा कचरा इधर आके डालने का, बराबर है ना? मतलब इनकम है, हाँ, क्या वो एग्जम्प्ट हो रही है? नहीं। क्या वो पिछले 4 में से किसी हेड में टैक्सेबल हो रही है? नहीं। बस चुपचाप से उस इनकम को उठाओ और इस हेड में आके टैक्सेबल कर दो, बात खत्म हो गई। मतलब जो इनकम स्पेसिफिकली बोली है स्पेसिफिक चार्ज वाले सेक्शन में, वो तो यहां टैक्सेबल होने ही वाली है। लेकिन वो इनकम्स जो पहले 4 में से किसी हेड में टैक्सेबल नहीं हो पा रही है, टैक्सेबल इनकम्स है, उनको भी आके तुम इसी हेड में क्या करोगे? चार्ज करोगे, बराबर है? तो ऐसी इनकम्स कितनी हो सकती है? गिनी नहीं जा सकती है। अब तो कितनी भी इनकम, एन नंबर ऑफ सोर्सेस हो सकते हैं, उससे तुम एन नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम कमा सकते हो। अरे हम हर एक इनकम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तभी तो हम ये अदर सोर्स नाम का हेड बना रहे हैं यार, कि जिसको आइडेंटिफाई करके पहले 4 हेड्स में कवर कर लिया, वो सारी 4 हेड्स में डाल दो। जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, वो सारी इनकम्स उठा के यहां पे डाल दो। अब वो कितनी भी इनकम्स हो सकती है, कितने भी सोर्सेस हो सकते हैं, उससे आने वाली कितनी भी इनकम्स हो सकती है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स ही देखे जा सकते हैं, जो एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो एक एक करके सारी इनकम्स का डिस्कशन चालू करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत किधर से करेंगे, स्पेसिफिक चार्ज खत्म करना है अपने को। तो 56 सबसेक्शन 2 स्पेसिफिक चार्ज उठा रहा हूं और उसकी एक एक इनकम को डिस्कस करते जा रहा हूं, बराबर है। तो 56(2) के अंदर सबसे पहली इनकम जो तुमको बताई है वो बताई है डिविडेंड इनकम। और यहां पे इस बार एक मस्त वाला अमेंडमेंट आ चुका है जो मैंने तुमको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जब मैंने तुमको कैपिटल गेन करवाया था, सेक्शन 46A करवाया था, उसी के साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने वाला अमेंडमेंट मैंने तुमको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अब देखो डिविडेंड से तात्पर्य क्या है, बराबर है ना, ध्यान से समझना। ये ना ये असेसी है, ठीक है। असेसी कैन बी एनी पर्सन, जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल हो, असेसी कोई भी पर्सन हो सकता है। अब तुम कोई भी पर्सन हो, क्या तुम्हारे पास शेयर्स होंगे, शेयर्स, बराबर है ना। अब उन शेयर्स को जब तुम खरीदोगे बेचोगे और जो इनकम आएगी ना वो या तो पीजीबीपी में जाएगी या तो कैपिटल गेन में जाएगी। शेयर्स को खरीद के बेच के जो इनकम आएगी वो पीजीबीपी या कैपिटल गेन में जाएगी। डिपेंड करता है कि तुम शेयर्स को किस तरीके से खरीद बेच रहे हो। स्पेक्यूलेट करने के लिए खरीद बेच रहे हो तो स्पेक्यूलेशन इनकम बोल के पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। शेयर्स का तुम डिलीवरी ले रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, हाँ है ना, शेयर्स का स्टॉकिंग ट्रेड बना के शेयर्स को बेच रहे हो तो भी वो इनकम पीजीबीपी में जाएगी। लेकिन अब स्पेक्यूलेशन नहीं, अब तुम्हारा नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग बिजनेस मतलब नॉर्मल बिजनेस इनकम बन के टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर तुमने पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट किया था सो दैट योर मनी ग्रोस, है ना, तो तुमने इंटेंशन तुम्हारा क्या था कि तुम्हारा कैपिटल ग्रो करवाना। इस इंटेंशन से शेयर्स में तुमने इन्वेस्टमेंट किया है तो शेयर्स तुम एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हो। ये शेयर्स को बेचोगे, जो इनकम होगी वो जाएगी कैपिटल गेन में। तो शेयर्स को खरीद के या बेच के जो इनकम आती है वो जाती है या तो पीजीबीपी में या तो कैपिटल गेन में। पीजीबीपी में जाएगी या तो नॉर्मल बिजनेस इनकम बोल के टैक्सेबल होगी या तो स्पेक्यूलेटिव इनकम बोल के टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर कैपिटल गेन में जाएगी तो या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म बन के टैक्सेबल होगी। डिपेंड करता है कि शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना था। खरीद के बेच के जो इनकम आती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब तुम शेयर्स को खरीदे हो, शेयर होल्डर बने हो, तो वो शेयर्स में तुमने पैसा इन्वेस्ट किया है और तुम उसके शेयर होल्डर बने, तो जब वो तुम शेयर्स को क्या करोगे, होल्ड करोगे। शेयर्स को होल्ड किया और जब तुम उसको होल्ड करोगे तो ड्यूरिंग योर होल्डिंग पीरियड ऑफ द शेयर्स तुमको कुछ रिटर्न्स मिलता है और वो रिटर्न्स मिलता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, डिविडेंड, बराबर है ना। वो डिविडेंड एक कंपनी होगी, वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी ये डिविडेंड किसको देगी, शेयर होल्डर को देगी, इस पर्सन को देगी जो क्या है, शेयर होल्डर है। अब कभी भी तुमको कोई से भी टाइप के शेयर्स को तुम होल्ड करो और तुमको क्या आएगा, डिविडेंड। तो भाई आईएफओएस के अंदर एक स्पेसिफिक चार्ज है 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 है जो बोलता है डिविडेंड केवल मात्र फक्त ओनली सिर्फ इसी हेड में टैक्सेबल होगा। डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी तुम किसी और हेड में जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि डिविडेंड पे स्पेसिफिक चार्ज है। अब चाहे तुम्हारे पास शेयर्स एज अ स्टॉक इन ट्रेड हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तुम्हारे पास वो शेयर्स एज योर कैपिटल एसेट तुमने होल्ड करके रखे हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी शेयर्स तुम्हारे पास है वो शेयर्स या तो तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड होगा या तो तुम्हारा कैपिटल एसेट होगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिविडेंड आईएफएस में टैक्सेबल होगा। अच्छा सर, क्या तुम्हारे पास लिस्टेड शेयर्स हो सकते हैं? हाँ, अनलिस्टेड भी हो सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास जो शेयर्स थे वो लिस्टेड थे या अनलिस्टेड थे तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिस्टेड शेयर्स पे आने वाला डिविडेंड भी इधर ही टैक्सेबल होगा, अनलिस्टेड पे भी आने वाला इधर ही टैक्सेबल होगा। अरे समझो रे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि लिस्टेड या अनलिस्टेड हो सकता है कि शेयर्स तुम्हारे लिए इक्विटी हो, इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। इक्विटी का डिविडेंड भी इधर ही टैक्सेबल है, प्रेफरेंस का डिविडेंड भी इधर ही टैक्सेबल है। तो चाहे शेयर्स इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, अरे हाँ या ना, चाहे शेयर्स तुम एज अ स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रहे हो या शेयर्स को तुम एज अ कैपिटल एसेट होल्ड कर रहे हो, चाहे ये कंपनी डोमेस्टिक कंपनी हो या फिर फॉरेन कंपनी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर चलो ये जो शेयर्स है ना, शेयर्स तुम्हारे पास वो किसी कंपनी के नहीं है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी शेयर्स हो सकते हैं। शेयर्स पे कभी भी डिविडेंड आया वो हमेशा 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 आईएफओएस में ही टैक्सेबल होगा।
अब वो शेयर्स कंपनी के भी हो सकते हैं, वो शेयर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी हो सकते हैं। इतना समझे कि नहीं? तो अगर तुमको क्वेश्चन में बोला कि डिविडेंड तुमको कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स का आ रहा है, आंख बंद करने का, डिविडेंड देखा ना, अब वो कंपनी के शेयर्स पे आ रहा है डिविडेंड या कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स पे डिविडेंड आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिविडेंड हमेशा आईएफओएस में ही टैक्सेबल होने वाली इनकम है, आईएफओएस में ही टैक्सेबल करने का। अगर तुमको ऐसा बोला क्वेश्चन में कि ये डिविडेंड तुमको उन शेयर्स पे आ रहा है जो शेयर्स तुम्हारे शेयर ट्रेडिंग बिजनेस में तुम ऐसा स्टॉकिंग ट्रेड होल्ड करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये डिविडेंड टैक्सेबल तुमको होगा अंडर द हेड आईएफओएस ओनली, भले ही ये स्टॉकिंग ट्रेड वाले शेयर्स पे हो। तुमको अगर ऐसा बोला कि ये डिविडेंड तुमको फॉरेन कंपनी के शेयर्स पे आ रहा है, तो सुनो, आईएफओएस में ही टैक्सेबल होगा। आरओआर हो तो हमेशा, भले वो डिविडेंड तुमको इंडिया में रिसीव हुआ हो या आउटसाइड इंडिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले वो डिविडेंड तुम्हारे लिए इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम आरओआर हो, ये डिविडेंड तुमको टैक्सेबल है। और कहां टैक्सेबल दिखाओगे? आईएफओएस में। हेलो सर, लेकिन अगर तुम्हारा स्टेटस एनआर या आरएनओआर निकला तो इंडियन कंपनी के शेयर्स का डिविडेंड तो हमेशा इंडियन इनकम है, वो तो टैक्सेबल है ही। लेकिन तुम्हारे फॉरेन कंपनी के शेयर्स का डिविडेंड हम तुमको इंडिया में तभी टैक्सेबल करेंगे अगर वो तुमने इंडिया में रिसीव किया होगा, क्योंकि तुम्हारा स्टेटस क्या है? आरएनओआर या एनआर। तो जो तुम्हारी फॉरेन कंपनी के शेयर्स है, वो शेयर से डिविडेंड अक्रू होगा आउटसाइड इंडिया और रिसीव भी वहीं पे हो जाएगा, तो तुम्हारी फॉरेन इनकम हो गई। पार्ट बी वाली, आरएनओआर एनआर दोनों को टैक्सेबल नहीं है। आरओआर हो तो फिर भी टैक्सेबल है, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर वही फॉरेन कंपनी के शेयर्स का डिविडेंड अगर तुमको इंडिया में रिसीव हो जा रहा है, तो भाई वो इंडियन इनकम बन गया ना तुम्हारा। तो इंडियन इनकम बन के वो तुमको क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया। तो डिविडेंड से रिलेटेड एक काम करने का, देखो मैं तुमको ना अभी यही बता रहा हूं कि इनकम कौन सी वाली टैक्सेबल है। डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है, डिविडेंड दिखते टैक्सेबल करो। लेकिन वो टैक्सेबिलिटी करने के लिए ना तुमको परेशान करेंगे, ये सारी चीजें तुमको डालेंगे बीच में, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं खाली ऐसा बोल के ना चला जाऊं कि भाई डिविडेंड दिखा तो इस साइड में टैक्सेबल कर देना, नहीं, ऐसा बोल के मैं नहीं निकल सकता हूं। क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर वो लोग इस तरीके की चीज़ें गोल 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 घुमा के तुमको डालने की कोशिश करें, तो तुमको पता चलना चाहिए ना कि भाई हमको खाली डैश डैश बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन है नहीं हम। ये सारी चीज़ें जो हमको दी जा रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हमको कंफ्यूज करने के लिए दी जा रही है। तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, डिविडेंड दिखा तो हम इसी हेड में टैक्सेबल करेंगे, बात खत्म। बराबर? अब सुनो, डिविडेंड तुमको अलग अलग प्रकार के मिल सकते हैं। फाइनल डिविडेंड मिल सकता है, इंटरिम डिविडेंड मिल सकता है। अकाउंट्स तो किया होगा बचपन में। फाइनल डिविडेंड क्या होता है बोलो बेटा? फाइनल डिविडेंड क्या होता है? एजीएम टू एजीएम जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, और एक बार डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद कैंसिल नहीं होता है, मिलता ही है कंपलसरी। कंपनी को 30 दिनों के अंदर अंदर वो डिविडेंड पे भी करना पड़ता है, कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट है भाई साहब। तो हर वो डिविडेंड जो तुमको एनुअल जनरल मीटिंग में क्या किया जा रहा है? डिक्लेयर किया जा रहा है, जो डिक्लेयर करने के बाद कैंसिल नहीं हो सकता है, बराबर है ना? तो वो डिविडेंड एजीएम में जो डिक्लेयर हो रहा है फाइनल डिविडेंड है। फिर एक डिविडेंड होता है, वो इंटरिम डिविडेंड होता है, पता है? अभी दो एजीएम के बीच में, अब इस बार तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अब अगला डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो वो अगली एजीएम में होगा। लेकिन बीच में अगर अगर कंपनी के डायरेक्टर्स को लगता है, मैनेजमेंट को लगता है कि यार अच्छा खासा प्रॉफिट है, इतना सारा प्रॉफिट पड़ा है, थोड़ा शेयर होल्डर को खुश कर देते ना, डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, तो बोर्ड मीटिंग में ही कुछ डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं इन द बोर्ड मीटिंग्स। और सुनो, ये एक बार डिक्लेयर हुआ ना तो ये कैंसिल भी हो सकता है आगे जाके। ऐसा नहीं है कि बोर्ड मीटिंग में तुमने डिक्लेयर कर दिया तो देना ही पड़ता है। अचानक से बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर किया, कंपनी में कोई इमरजेंसी आ गई, उधर पैसा लगाने की जरूरत पड़ गई, तो अभी मैनेजमेंट को देख के लग रहा था कि प्रॉफिट अच्छा खासा है, तो बोर्ड मीटिंग में डिसीजन ले लिया कि भाई कुछ डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं अभी, 1 रुपी पर शेयर या फिर 2 रुपी पर शेयर, ऐसा करके डिविडेंड अभी डिक्लेयर कर दिया बोर्ड मीटिंग में। और ये डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद पे करे, उसके पहले अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई कंपनी में, तो इमरजेंसी के लिए पैसा वापरना पड़ेगा कि डिविडेंड दे दे, इमरजेंसी के लिए पैसा वापरना पड़ेगा। तो अभी ये डिविडेंड कैंसिल कर दिया और इमरजेंसी के लिए पैसा वापर लिया। ये
कौन से डिविडेंड के साथ हो सकता है? इंटरिम डिविडेंड के साथ हो सकता है। क्यों बता रहा हूं, अभी तुमको थोड़ी देर में पता चलेगा। ये तुमको मीनिंग बताने का कारण क्या है। फिर कुछ डिविडेंड ऐसे होते हैं जो डिविडेंड आमतौर पर नहीं होते, लेकिन उसको डिविडेंड माना जाता है। कुछ रिसीट्स शेयर होल्डर को अपने कंपनी से होगी, जो रिसीट आमतौर पे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी या आम इंसान देखेगा तो उसको लगेगा भी नहीं कि ये क्या है, डिविडेंड है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ऐसी रिसीट्स को डिविडेंड मान लेता है। इसलिए यहां पे इनकम टैक्स एक्ट में जो डिविडेंड टर्म है ना, उसका एकदम नैरो मीनिंग नहीं है, उसका वाइड मीनिंग है। इनकम टैक्स एक्ट में खाली इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड को यहां कवर नहीं किया गया है, इवन द डीम्ड डिविडेंड, कॉन्सेप्ट है डीम्ड डिविडेंड का भी, और उनको भी कुछ रिसीट्स को डीम्ड डिविडेंड बना के तुमको यहां पे टैक्सेबल किया जाता है। और जो 222A से लेकर 222E तक दी हुई थी, अब यहां पे एक क्लॉज और बढ़ा दिया है, 222F कर दिया है इस साल से। बायबैक प्राइस डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर होल्डर को देगी, तो वो बायबैक प्राइस पे अब कंपनी खुद 115Q वाला टैक्स नहीं भरेगी। वही बायबैक प्राइस अब शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड मान लिया जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट। बोला है ना। तो पहले 222E तक हुआ करता था, अब एक क्लॉज और डाल दिया है, F डाल दिया है, बराबर है ना। तो तुमको डीम डिविडेंड्स भी आते हैं। अब डीम डिविडेंड्स एक्चुअली में बेटा क्या है पता है? एक्चुअली में डीम डिविडेंड्स कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर को होने वाले डिस्ट्रीब्यूशंस जो कैश में नहीं होते, किसी और तरीके से होते। क्योंकि देखो, अगर डिविडेंड बांटा जाएगा, तो डिविडेंड कैसे बांटा जाता है ये बताओ? डिविडेंड कैसे बांटा जाता है? कैश में बांटा जाता है। तुमने डिविडेंड की एंट्रीज पास की है कभी जिंदगी में? तो बताओ, तो डिविडेंड की एंट्री क्या पास होती है? 3 एंट्रीज पास होती है, 3 एंट्रीज। डिविडेंड टू पीएनएल आता है पहले, फिर पीएनएल टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को क्रेडिट देनी पड़ती है, और फिर शेयर होल्डर टू कैश बैंक आता है। समझ में आ रहा है? डिविडेंड टू पीएनएल मतलब पहले डिविडेंड पीएनएल में चार्ज किया जाता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, फिर वो पीएनएल से किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को, बराबर है ना। फिर वो किसको दिया जाएगा? शेयर होल्डर को। सॉरी, डिविडेंड टू पीएनएल, पीएनएल टू डिविडेंड, पीएनएल टू डिविडेंड, पहले पीएनएल में डिविडेंड चार्ज किया जाएगा, फिर वो डिविडेंड किसको? शेयर होल्डर को क्रेडिट किया जाएगा, बराबर है। फिर वो शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। तो जब तुम ये तीनों एंट्री का नेट इफेक्ट निकालोगे ना, तो तुमको पता चलेगा पीएनएल यानी कि रिजर्व्स को कम किया जाएगा, प्रॉफिट को कम किया जाएगा, और प्रॉफिट को कम करके कैश में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कोई भी फाइनल डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड होता है, ये दोनों में से कोई भी डिविडेंड होता है ना, उसमें ये 3 एंट्रीज पास होती है, और ये तीनों एंट्रीज का एक नेट एंट्री आता है बन के। क्या? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। क्या बोला? पीएनएल अकाउंट डेबिट यानी कि रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कहने का मतलब, तुम्हारा रिजर्व्स अगर तुम कंपनी तुम्हारा रिजर्व्स अगर तुम शेयर होल्डर को कैश में देते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन कैश इज नथिंग बट डिविडेंड। तो मतलब खाली कैश में ही प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? हाँ, ऐसा है, खाली कैश में ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, काइंड में नहीं कर सकती है कंपनी। को एसेट वसेट उठा के दे दिया तो पहले पता है डीडीटी लगता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोल के कॉन्सेप्ट हुआ करता था, डीडीटी। अभी जैसे 115QA है ना, हेलो, जो अभी बाईबैक प्राइस पे था, वैसे ही एक 115 के अंदर 115O बोल के एक सेक्शन होता था, 115O। उस सेक्शन के अंदर कंपनी वॉज लायबल टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और बाद में वो शेयर होल्डर के लिए क्या हो जाता था? एग्जम्प्ट हो जाता था। तो तब की बात कर रहा हूं, बाबा आदम के जमाने की। तब डिविडेंड्स पे कंपनी को टैक्स देना पड़ता था। तो कंपनी है ना, अपना टैक्स बचाने के लिए कि डिविडेंड पे कंपनी को टैक्स देना ना पड़े, शेयर होल्डर को डिविडेंड भी मिल जाए, शेयर होल्डर भी खुश रहे, और कंपनी का भी टैक्स बच जाए। तो कंपनी अपने डिविडेंड की पेमेंट को अवॉइड करने के लिए, उस पर डीडीटी अवॉइड करने के लिए अलग अलग रास्ते निकाल सकती थी डिविडेंड देने के। वो सारे जो रास्ते थे ना डिविडेंड देने के, जो लोगों को लगे कि ये डिविडेंड नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली में डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड के बदले में ही ये पेमेंट की जा रही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके वो लोग ने डीम डिविडेंड बनाया।
तो एक एक करके उसका डिस्कशन करेंगे। पहले मेरे को ये बताओ, यहाँ तक ये जो डिस्कशन हुआ तुम्हारी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये देखो, ये डिस्कशन तुमको समझ में आया क्या? पक्का? और अब जो डिस्कशन कर रहा हूँ, 3 प्रकार के डिविडेंड होते हैं। कितने? 3 प्रकार के इनकम टैक्स एक्ट में। अकाउंट्स में तो 2 ही प्रकार के होंगे। उधर अकाउंट्स में जाके डीम डिविडेंड वगैरह का अकाउंटिंग मत करना, तुम्हारा अकाउंट्स का टीचर मेरे को गाली देगा कि ये क्या सिखा रहे हैं। समझो, अकाउंटिंग में जो तुम करते हो बेटा, तुमको वो वही वहां पे वही करना है। मैं बोल रहा हूँ इनकम टैक्स पर्पस के लिए 2 नहीं 3 प्रकार के डिविडेंड होते हैं। एक होता है फाइनल डिविडेंड, दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड, और तीसरा होता है डीम डिविडेंड। बराबर? अब इसमें फाइनल डिविडेंड क्या होता है मालूम है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है वो भी मालूम है। अब मेरे को तुम्हें खाली ये बताना है कि व्हाट इज डीम डिविडेंड। अगर इनमें से कोई चीज निकली तो इसको भी डीम डिविडेंड बनाना, और इसको भी आईएफओ साइड में लाके क्या करना, टैक्सेबल। तो तुमको वो पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी चीजें हैं जिसको डीम डिविडेंड कहा जाता है। अगर ऐसी कोई चीज एग्जाम में दे दी तो तुम इसको डीम डिविडेंड बनाना और आगे क्या करना, आईएफओएस में टैक्सेबल करना। बराबर? अब लेकिन रुको, टैक्सेबल कब करना? फाइनल डिविडेंड कब टैक्सेबल होगा, इंटरिम डिविडेंड कब टैक्सेबल होगा, और तुम्हारा डीम डिविडेंड कब टैक्सेबल होगा? सर मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अल्टीमेटली तो ये आईएफओएस वाली इनकम है, और आईएफओएस में तुमने ही बोला था कि कोई भी इनकम टैक्सेबल की जाएगी बेस्ड ऑन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कोई भी एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा बेस्ड ऑन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। बोला था कि नहीं मैंने? सब इनकम्स पे ये लॉजिक लगेगा, डिविडेंड पे मत लगाना। डिविडेंड की चार्जेबिलिटी के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है, सेक्शन नंबर 8। जो मैंने दूसरे चैप्टर में सेक्शन नंबर 8 छोड़ दिया था वो अभी करवा रहा हूं। मैंने बोला था कि ये आईएफओएस में कवर करवाऊंगा। तो तुम्हारा जो डिविडेंड है वो तुम्हारी इनकम मान के कब टैक्सेबल किया जाएगा, व्हाट इज द ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, द ईयर इन विच द डिविडेंड विल बी चार्ज्ड एज योर इनकम। वो कौन से ईयर को डिविडेंड वाला ईयर माना जाएगा, कौन से ईयर में डिविडेंड इनकम को लाके क्या किया जाएगा, तुम्हारी इनकम बना के चार्ज किया जाएगा। कहां दिया है? सेक्शन नंबर 8 में। कहां दिया, जल्दी बोलो? सेक्शन नंबर 8 में। चलो आ जाओ जल्दी से, देखो सब लोग। अब यहां पे देखो, द टर्म डिविडेंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट हैज अ वेरी नैरो स्कोप एंड मीनिंग, के वाइडर स्कोप एंड मीनिंग। वाइडर क्यों बोला? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में डिविडेंड खाली 2 ही प्रकार के नहीं होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जो चीजें डिविडेंड नहीं होती है उनको भी यहां पर डिविडेंड माना जाता है। तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट द डिविडेंड हैज वाइडर स्कोप एंड मीनिंग देन व्हाट इज इट इज नॉर्मली अंडरस्टूड। ठीक है, नॉर्मली देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड, जैसे कि फाइनल डिविडेंड है और इंटरिम डिविडेंड है, 2 ही प्रकार के हैं। बट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सर्टेन स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशंस और पेमेंट्स बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर आर आल्सो ट्रीटेड एज डिविडेंड, टर्म्ड एज व्हाट, डीम डिविडेंड्स। और उसको डिफाइन कहां किया है? 222A से लेकर अब F तक। ठीक है, अब सुनो, जब तुम फाइनल डिविडेंड कमाओगे ना, बराबर, तो फाइनल डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हुआ उसके बाद कैंसिल होगा क्या? बोलो बोलो, हाँ कि ना? कैंसिल होगा नहीं, मतलब कंफर्म है, मिलने ही वाला है, पक्का हो गया है। पक्का? तो जिस साल डिक्लेयर हो गया उसी साल टैक्सेबल कर दो ना। तुम मानो या ना मानो, बाद में तो तुमको मिल ही जाएगा ना। तो जब मिलेगा तब टैक्स मत भरना। हो सकता है ना कंपनी ने एंड ऑफ द ईयर आके 20 मार्च 22 मार्च के आजू बाजू में फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो भाई एक बार 20 मार्च या 22 मार्च को एंड ऑफ द ईयर अगर कंपनी ने फाइनल डिविडेंड क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो तुम समझो यार, अब कुछ भी हो जाए ये तुमको मिलने तो वाला है पक्का। अब ये तुमने डिक्लेयर कंपनी ने इस साल किया 24-25 में, तो सेक्शन 8 बोलता है जिस साल डिक्लेयर हुआ उसी साल टैक्सेबल कर दो, कंफर्म मिलने ही वाला है। अब मान लो कि ये मिला तुमको इसी साल, तो मिला इसलिए टैक्स नहीं भर रहे हो, डिक्लेयर इस साल हुआ इसलिए टैक्स भर रहे हो। अब मान लो मिला अगले साल, रिसीव हुआ अगले साल, तो अगले साल टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अभी डिक्लेयर हुआ है ना, डिक्लेयर बेसिस पे टैक्स तुमने भर दिया होगा। तो रिसीव करोगे तब दोबारा टैक्स भरोगे नहीं, तब इग्नोर मार देना। लेकिन इंटरिम डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी तभी की जाएगी जब वो तुमको अनकंडीशनली अवेलेबल करवाया जाएगा कंपनी के द्वारा। इन शॉर्ट है ना, सिंपल टर्म्स में बोलूं तो तुमको जब रिसीव होगा तब, अनकंडीशनली मेड अवेलेबल बाय द कंपनी। अरे भाई सीधा सीधा लिखो ना यार, क्या इतना लंबा घुमा घुमा के बोल रहे हो? तो अनकंडीशनली मेड अवेलेबल बाय द कंपनी का मतलब क्या हो गया? शेयर होल्डर को जिस साल रिसीव होगा
उसी साल वो टैक्सेबल होगा। क्योंकि भाई कोई खतरी नहीं है कि डिक्लेयर हो गया तो बाद में मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिला तो, और हमने अभी डिक्लेरेशन बेसिस पे टैक्स भर दिया तो हमारी तो गिनती उन लोगों में हो जाएगी ना, डैश डैश। समझो कि अभी डिक्लेयर ही हुआ है और हमने इस पर टैक्स भर दिया, कल उठ के साला कंपनी ने कैंसिल कर दिया, मालूम भी नहीं है कि अब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो खाली फुकट का लोचा करना पड़ेगा भाई कि मिला ही नहीं है, मिला ही नहीं है, मिला ही नहीं, और मिलने भी नहीं वाला है अब, बराबर। और तुमने ऑलरेडी उस पर पहले ही टैक्स भर दिया, अब बाद में वो टैक्स जो तुमने भरा होगा उसका तुमको रिफंड विफंड क्लेम करने का झमेला करना पड़ेगा। तो भाई अपना लॉ बोलता है, सेक्शन नंबर 8 बोलता है कि अगर कभी भी तुमको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है तो उसको डिक्लेरेशन बेसिस पे टैक्सेबल मत करो, वो तुम्हारी इनकम बना के टैक्सेबल करना उस साल जिस साल कंपनी तुमको ये अनकंडीशनली अवेलेबल कराएगी, मतलब तुमको रिसीव होगा उसी साल ये टैक्सेबल होगा। लेकिन डीम्ड डिविडेंड्स भी होते हैं, तो सेक्शन नंबर 8 बोलता है कि वो डीम्ड डिविडेंड्स मतलब देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ पेमेंट्स, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस जिसको यहां पे डिविडेंड मान लिया गया है। समझ में आ रहा है? तो अगर वो सर्टेन स्पेसिफिक टाइप के पेमेंट्स या फिर स्पेसिफिक टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस जिनको डीम डिविडेंड माना गया है, तो ये डीम डिविडेंड तुम उन्हीं उसी ईयर में क्या करोगे, इनकम बना के टैक्सेबल करोगे जिस साल वो डीम डिविडेंड या तो तुमको पे किया हो या तो तुमको डिस्ट्रीब्यूट किया हो, एज द केस में बी। डीम डिविडेंड, कोई डीम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस साल, तो जिस साल डिस्ट्रीब्यूट हुआ उस साल टैक्सेबल। कोई डीम डिविडेंड है वो पे हो रहा है इस साल, तो कोई डीम डिविडेंड, कोई स्पेसिफिक टाइप की पेमेंट है वो क्या बन गई, डीम डिविडेंड, तो जब वो पेमेंट की गई उसी साल वो डीम डिविडेंड बना के क्या करो, टैक्सेबल। कोई स्पेसिफिक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे लिए डीम डिविडेंड माना जाए, तो जिस साल वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसी साल उसको डीम डिविडेंड बना के क्या करो, टैक्सेबल करो। तो डीम डिविडेंड विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच पेड और डिस्ट्रीब्यूटेड एज द केस में भी, बराबर है। सेक्शन नंबर 8 ने बोला कि डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी ऐसे ही छोएगा, मतलब ऐसे ही छोएगा, मतलब ऐसे ही छोएगा। तुम कानून के बाप मत बनो, कानून अपना बाप है। कानून ने बोला कि अगर डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी ऐसे करने की, भाई ने बोला मतलब ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा ही होएगा। भाई मतलब सेक्शन 8। यहां पे अगर गलती से भी तुमने 145 लगाया और जानबूझ के वो लोग इंफॉर्मेशन देंगे यार, डिविडेंड के केस में जानबूझ के तुमको परेशान करेंगे, बोला जाएगा फाइनल डिविडेंड है ना इस साल का, इस साल का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने 20 मार्च को डिक्लेयर किया, ईयर एंड में 20 मार्च को कंपनी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया और बोला कि ये फाइनल डिविडेंड है ना असेसी को 4 अप्रैल अगले साल रिसीव हुआ, और ऐसा बोला कि कंपनी रेगुलरली फॉलोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, रेगुलरली मेंटेन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। मतलब इस साल तुम आईएफएस में जो भी इनकम टैक्सेबल करोगे सारी कैश बेसिस पे ही करते रहना। तो तुमको लगेगा साला लो कैश बेसिस पे ही सारी इनकम्स यहाँ पे टैक्सेबल हो रही है, तो लो उठाए और डिविडेंड को भी कैश बेसिस पे ही टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो मतलब डिविडेंड अगर इस साल मिला नहीं है तो इस साल टैक्सेबल नहीं दिखाऊंगा, अगले साल मिल रहा है तो अगले साल टैक्सेबल दिखाऊंगा। गई भैंसिया पानी में। जानबूझ के ये इन्फॉर्मेशन दिया कि तुम ऐसा गलती करके आओ। कैश बेसिस पे तुम्हारे बुक्स मेंटेन हो रहे हो, मर्केंटाइल बेसिस पे मेंटेन हो रहे हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। फाइनल डिविडेंड था, हाँ इसी साल डिक्लेयर हुआ, हाँ सेक्शन 8 बोला है इसी साल टैक्सेबल करो, मतलब इसी साल टैक्सेबल करो। मेथड ऑफ अकाउंटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं आने वाला इस इनकम का। अच्छा बहुत बार क्या होता है पता है, सुनो, मर्केंटाइल बेसिस पे टैक्सेबल होगी, है ना। तुम क्या बेसिस पे टैक्सेबल करते हो, मर्केंटाइल बेसिस पे। अब समझो इंटरिम डिविडेंड है ना, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड इस साल डिक्लेयर हुआ, इस साल डिक्लेयर हो गया और तुमको रिसीव हुआ अगले साल। रिसीव कब हुआ, अगले साल। इस साल मिला भी नहीं, है रिसीव हो रहा है अगले साल। और सुनो अगले साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका भी कोई खातिर नहीं है, क्योंकि ये तो कैंसिल भी हो सकता है, बराबर। लेकिन अगर कंपनी ने इस साल इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और तुम क्या फॉलो कर रहे थे, मर्केंटाइल सिस्टम, तुम्हारा असेसिंग ऑफिसर बोलेगा ए शाणे मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना, ये इंटरिम डिविडेंड कौन से साल में डिक्लेयर हुआ, इस साल, मतलब ये इनकम इस साल की है ना, चल मर्केंटाइल बेसिस वाले इस साल ये इनकम पे टैक्स भर। तुमको बोलने का नहीं, भले ही मैं बुक्स मर्केंटाइल बेसिस पे फॉलो कर रहा हूं, भले ही ये इंटरिम डिविडेंड इस साल का है, फिर भी मैं टैक्सेबल इस साल नहीं दिखाऊंगा।
मैं मर्केंटाइल बेसिस पे बुक्स फॉलो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इंटरिम डिविडेंड मर्केंटाइल बेसिस पे मैं टैक्सेबल करूँ। इसके लिए ना सेक्शन 145 तो बहुत बाद में बोल रहा है, सेक्शन 8 ने ही पहले मेरे को बोल दिया है कि इंटरिम डिविडेंड मेरे को उसी साल टैक्सेबल करना है जिस साल रिसीव हुआ। मेरे को इस साल रिसीव ही नहीं हुआ, मैं इस साल टैक्स ही नहीं भरूंगा। जब रिसीव होगा उसी साल टैक्स भरूंगा। और तेरा बाप भी मेरे से है ना, ये मर्केंटाइल बेसिस पे इधर टैक्सेबल नहीं करवा सकता है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड के केस में ना मर्केंटाइल बेसिस देखना है ना कैश बेसिस देखना है, सेक्शन 8 देख के ही डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी बतानी है। कर पाओगे ऐसा? पक्का? तो सुनो, अब डिविडेंड का मतलब तुम्हारे सामने ये रहा कि इनकम टैक्स एक्ट में ये 3 प्रकार के डिविडेंड होते हैं। वाइडर मीनिंग है, खाली फाइनल नहीं, इंटरिम नहीं। फाइनल इंटरिम तो यहाँ पे डिविडेंड माने ही जाते हैं, इनकम तो मानी जाती है, लेकिन उसके अलावा डीम डिविडेंड को भी यहाँ पे इनकम माना जाएगा, ऐसा बोला है। और बोला है कि इसको कौन से ईयर की इनकम बना के टैक्सेबल किया जाएगा। फाइनल है तो जिस साल डिक्लेयर हुआ, इंटरिम है तो जिस साल तुमको अनकंडीशनली अवेलेबल करवाया, मतलब जिस साल तुमको रिसीव हुआ। और अगर डीम डिविडेंड है सेक्शन 222A से लेकर F वाला, तो जिस साल वो डीम डिविडेंड तुमको पे हुआ है या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एज द केस में भी उस साल की इनकम बना के क्या कर लेना, टैक्सेबल कर लेना। ऐसा सेक्शन नंबर 8 में बोला है। ये याद रहेगा कि नहीं? अब सोचो, अब जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें, डिविडेंड से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें है ना। डिविडेंड से रिलेटेड जरूरी बातें क्या है? सबसे पहली जरूरी बात ये है, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है ना। सबसे पहले डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ अ कंपनी अदर देना, अदर देना मतलब फॉरेन कंपनी के डिविडेंड्स की बात हो रही है। फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड्स आया, तो फॉरेन कंपनी के शेयर्स पर डिविडेंड आया तो कहाँ टैक्स? आईएफएस में करना है, आईएफएस। लेकिन उसकी टैक्सेबिलिटी के लिए अब तुमको ये देखना पड़ेगा कि वो डिविडेंड तुमको इंडिया में रिसीव हो रहा है क्या आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रहा है। क्योंकि देखा जाए तो फॉरेन कंपनी का डिविडेंड अक्रू होगा आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड अक्रू होगा आउटसाइड इंडिया। लेकिन अगर 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 तुम रिसीव कर लो इंडिया में, तो वो इंडियन इनकम हो जाएगी। कौन सी इनकम हो जाएगी? इंडियन इनकम। तो ROR, RNO, RNR कोई भी हो, वो तुमको इंडिया में टैक्सेबल है। लेकिन अगर तुम उसको रिसीव कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, रिसीव कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, तो अक्रू भी हो आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी हो आउटसाइड इंडिया। सुनो ना, फॉरेन इनकम है, RNOR या NR हो तो टैक्सेबल मत करना, लेकिन ROR हो तो टैक्सेबल करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है ना, हमेशा टैक्सेबल IFOS में करना, हमेशा हमेशा IFOS में टैक्सेबल करना। ये मत देखना कि कहाँ रिसीव हुआ है, इंडिया में रिसीव हुआ आउटसाइड इंडिया। अगर स्टेटस एसएससी का क्या निकला? ROR। क्या निकला स्टेटस? ROR। तो ROR के लिए तो भाई ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है ना, इंडिया वाली इनकम भी और फॉरेन वाली इनकम भी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये डिविडेंड उसको इंडिया में रिसीव हो रहा है या आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर यही फॉरेन कंपनी का डिविडेंड किसी RNOR या NR को मिला है, तो उसके लिए IFOS में टैक्सेबल होगा। तभी टैक्सेबल होगा जब उसने इंडिया में रिसीव किया हो, जब वो उसके लिए कौन सी इनकम बन जाए? इंडियन इनकम बन जाए। अगर यही डिविडेंड उसको आउटसाइड इंडिया मिला होगा, तो फॉरेन इनकम हो जाएगी, वो उसको टैक्सेबल नहीं होगी अगर उसका स्टेटस RNOR या NR निकला तो। समझ में आया? ये ऑलरेडी मैंने तुमको बताया है। प्लीज़ ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना, क्योंकि यही सारी चीज़ों में एग्जाम में मिस्टेक्स करवाने वाले हैं वो लोग, ठीक है। फिर बोला डिविडेंड ऑन शेयर्स। कौन सा शेयर्स भाई? इक्विटी प्रेफरेंस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यस। लिस्टेड अनलिस्टेड कुछ भी हो सकता है, यस। पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, किसी भी कंपनी का हो सकता है, यस। डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी का हो सकता है, यस। बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स का भी डिविडेंड इधर ही आता है। मतलब इनमें से कुछ भी हुआ हो, फर्क नहीं पड़ता है, डिविडेंड ऑन शेयर्स इसी हेड में टैक्सेबल होगा। ये दोनों बता दिया। अब जो शेयर्स तुम होल्ड करते हो एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ कैपिटल एसेट, उस पर भी अगर डिविडेंड आएगा वो भी इधर ही आएगा। और जो शेयर्स तुम होल्ड करते हो एज अ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ योर बिजनेस, उस पर भी अगर कोई डिविडेंड आया वो भी इधर ही आएगा। गलती से उसको कैपिटल गेन या PGBP में ले गए तो मरोगे। कैपिटल गेन में है ना, शेयर्स का डिविडेंड नहीं आएगा। PGBP में शेयर्स का डिविडेंड नहीं आएगा। उसको खरीद के बेच के जो इनकम आएगी वो PGBP या कैपिटल गेन में जाएगी। जब तक उसको होल्ड करोगे, बेचोगे नहीं, तब तक उससे जो डिविडेंड आया हमेशा 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 कहाँ टैक्सेबल होगा? IFOS में। बात खत्म। अब सुनो, डिविडेंड है ना नॉर्मल रेट्स पे टैक्सेबल होने वाली इनकम है। देखो, भले ही स्पेसिफिक चार्ज में लिखा है, तुमको पता है मैंने PGBP में भी स्पेसिफिक चार्ज पढ़ाया था। PGBP में पढ़ाया था ना स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोला था? स्पेसिफिक चार्ज में कवर होने वाली इनकम पे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स है। नहीं, स्पेसिफिक टाइप की इनकम है जो टैक्सेबल होगी बिजनेस इनकम बन के, लेकिन उसमें टैक्स तो तुमको नॉर्मल रेट्स में ही भरना है ना। तो ठीक वैसे ही यहां पे भी IFOS में स्पेसिफिक टाइप की इनकम है जो टैक्सेबल स्पेसिफिकली IFOS में हो रही है, लेकिन इसमें टैक्स तो तुमको नॉर्मल रेट पे ही भरना है। समझ में आ रहा है? ये स्पेशल इनकम नहीं है जिसपे स्पेसिफिक रेट पे टैक्स लगने वाला है। लॉन्ग टर्म गेन था वो तो शॉर्ट टर्म गेन था।
और इधर तुमको एक विनिंग्स दिखेगी, इसके जस्ट बाद एक विनिंग्स इनकम दिखेगी। ये सारी कौन सी इनकम है? स्पेशल इनकम्स है। कौन सी इनकम? स्पेशल इनकम्स, जो या तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो रही है या तो आईएफओएस में टैक्सेबल हो रही है। लेकिन इन स्पेशल इनकम्स पे तुमको रेट ऑफ टैक्स है ना, वो भी स्पेशली बताया हुआ है कि ये वाली स्पेशल इनकम पे इतना रेट, ये वाली स्पेशल इनकम पे इतना रेट, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन में ही बताया हुआ है। लेकिन अगर किसी इनकम के लिए इनकम टैक्स एक्ट में रेट नहीं बताया है कि ये इनकम पे कितना रेट ऑफ टैक्स भरना है, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं बताया, तो भाई वो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम, नॉर्मल टैक्सेबल इनकम, उस पर नॉर्मल रेट्स पे टैक्स लगने वाला है। तो पूरे इनकम टैक्स एक्ट को पूरा खोल के देख लो, कहीं पे भी तुमको डिविडेंड इनकम पे क्या रेट पे टैक्स भरना है नहीं बोला है। तो डिविडेंड इनकम यहां टैक्सेबल होगी, तुम्हारी जीटीआई में भी दिखेगी, उसमें से तुमको चैप्टर 6 के डिडक्शन प्रोडक्शन भी मिलेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारी नॉर्मल दूसरी जीटीआई में से मिलती है, वैसे ये भी तुम्हारी नॉर्मल जीटीआई का पार्ट बनेगी। यहां से भी तुमको चैप्टर 6 से वगैरह का डिडक्शन मिलेगा। चैप्टर 6 का डिडक्शन लेने के बाद जो भी डिविडेंड इनकम थोड़ी बहुत बच गई ना भाई, उस पर तुमको नॉर्मल रेट्स पे ही टैक्स लगने वाला है। मतलब ये तुम्हारी जीटीआई के नॉर्मल पार्ट में कवर होने वाली इनकम है, स्पेशल पार्ट में कवर होने वाली इनकम नहीं है। स्पेशल पार्ट वाली इनकम में से चैप्टर 6 से कभी डिडक्शन नहीं मिलते हैं और उस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है। वो सारी की सारी इनकम तुमको टोटल इनकम में दिखानी पड़ती है। लेकिन जो जनरल पार्ट होता है जीटीआई का, उस इनकम में से तुमको चैप्टर 6 से डिडक्शन भी मिलते हैं। वो डिडक्शन लेने के बाद जो इनकम बचती है, उस इनकम पे तुमको नॉर्मल रेट्स लगते हैं या फिर 115 बीएससी के रेट्स लगते हैं। तो भाई डिविडेंड तुम्हारी कौन से रेट पे टैक्सेबल होने वाली इनकम है? जल्दी बोलो। नॉर्मल रेट्स, या फिर अगर तुम 115 बीएससी फॉलो कर रहे हो तो या तो नॉर्मल रेट्स या तो 115 बीएससी रेट्स, एनी ऑफ दीज रेट्स विल बी एप्लीकेबल। बराबर छे बच्चों? पक्का? बढ़ जाओ आगे। वेरी गुड। क्या डिविडेंड इनकम में से तुमको चैप्टर 6 के डिडक्शन मिलेंगे? हाँ अवश्य मिलेंगे। नॉर्मल इनकम में तो मिलते ही है। पीजीबीपी में से ना बोलते हो क्या? देते हो ना। सैलरी में से ना बोलते हो, देते हो ना। तो भाई इसमें से भी देना पड़ेगा। चैप्टर 6 के डिडक्शन यहाँ से भी मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ अगर तुमको याद आता है, हायर रेट ऑफ सरचार्ज 25% या 37%, LTCG 112, LTCG 112A, STCG 111A और चौथी इनकम डिविडेंड इनकम, ये चारों इनकम पे जो भी टैक्स निकाला होगा वो वाले टैक्स पे हायर रेट ऑफ सरचार्ज नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। मैक्सिमम कितना? 15% ही लगेगा। हाँ, बाकी की जो टोटल इनकम होती है उस टोटल इनकम पे तुम हायर रेट ऑफ सरचार्ज भरो 25% या 37%। लेकिन डिविडेंड इनकम पे अगर जो टैक्स निकाला होगा तो जस्ट लाइक LTCG एंड STCG 111 है, LTCG 112 112 है, STCG 111 है, जस्ट लाइक ये वाली इनकम के टैक्स पे भी हायर रेट ऑफ सरचार्ज नहीं आता है। तो डिविडेंड की इनकम पे भी जो टैक्स निकाला होगा वो टैक्स पे भी हायर रेट ऑफ सरचार्ज नहीं आता है। तो अगर तुमको कोई बोले कि ऐसी कौन सी इनकम है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट जहां पे वो 25%, जिस इनकम के टैक्स पे वो 25% या 37% सरचार्ज नहीं लगता, ये MCQ में पूछ सकता है। 2-4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के एक आंसर क्वेश्चन बना देंगे। बोला जाएगा डिविडेंड इनकम LTCG 112, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन डिविडेंड इनकम LTCG 112 112A, STCG एनी STCG 111A या फिर नॉर्मल। तुमको है ना वो ऑप्शन चूज करना है जहां पे लिखा है डिविडेंड इनकम LTCG 112 112A, STCG 111A। ये चार इनकम का जो टैक्स होगा वो टैक्स पे तुम्हारा हायर रेट ऑफ सरचार्ज नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। बराबर है? सुनो, एक टैक्स तुम रिबेट में भी नहीं ले सकते थे। कौन सा वाला? LTCG 112A वाला जो टैक्स है वो तुम रिबेट में नहीं ले सकते थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी का टैक्स तुम रिबेट में नहीं ले पाओगे। बाकी का सारा टैक्स तुम रिबेट में ले सकते हो, उसमें तुम्हारी डिविडेंड इनकम का भी टैक्स कवर हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो सुनो, डिविडेंड इनकम पे क्या रेट पे टैक्स लगेगा? जल्दी बोलो। नॉर्मल रेट्स या 115 BSC रेट, एज द केस में भी। चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलता है क्या डिविडेंड इनकम में से? हाँ, सैलरी में से मिल जाता है, हाउस प्रॉपर्टी में से मिलता है, पीजीबीपी में से मिलता है, तो इसमें से क्यों नहीं मिले? ये भी मेरी नॉर्मल इनकम है। लेकिन सारी इनकम्स के टैक्स पे तुमको 25 या 37% टैक्स देना पड़ता है अगर तुम्हारी टोटल इनकम 2 करोड़ या 5 करोड़ को क्रॉस करती है। सारी इनकम्स
के जो टैक्स जो होते हैं उसमें तुमको 25 या 37% देना पड़ता है, ये 4 इनकम्स को छोड़ के, जिसमें LTCG 112 है, STCG 111 है, और चौथी इनकम डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड इनकम पे जो भी टैक्स निकाला था उस टैक्स पे हाई रेट ऑफ सरचार्ज नहीं आता है। अच्छा, डिविडेंड का जो भी टैक्स वैक्स तुमने कैलकुलेट किया होगा विद इन योर टैक्स लाइबिलिटी, तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी पे डिविडेंड इनकम का जो भी टैक्स आ गया वो टैक्स तुम भाई रिबेट में ले सकते हो। हम जैसे दूसरे टैक्सेस का रिबेट देते हैं तो ये टैक्स भी तुम रिबेट में क्लेम कर सकते हो। बराबर है, आगे बढ़ो। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक के सारे पॉइंट्स तुमको समझ में आ गए डिविडेंड से रिलेटेड। अब है ना, ध्यान से सुनो, पहले जो डिविडेंड होते थे वो एग्जम्प्ट हो जाया करते थे सेक्शन 1034 में। क्यों? क्योंकि कंपनी उस पर DDT भर देती थी। तो पहले के ज़माने में, बाबा आदम के ज़माने में क्या होता था, आज से बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2021 के पहले की बात कर रहा हूँ, बराबर है ना। तो तब क्या होता था कि अगर एक कंपनी है ना, कंपनी, वो कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को क्या दे रही है, डिविडेंड दे रही है। क्या दे रही है, जल्दी बोलो, डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो ये कंपनी है ना, कंपनी को 115O एप्लीकेबल होता था, एंड कंपनी जो है ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरती थी, और अकॉर्डिंगली है ना शेयर होल्डर के लिए वो 1034 में सारा का सारा डिविडेंड क्या हो जाता था, एग्जम्प्ट हो जाता था, पूरा एग्जम्प्ट हो जाता था। ठीक ऐसा ही सेम टू सेम सीन होता था, एकदम डिट्टो, बिना कोई चेंज के सेम टू सेम सीन होता था। म्यूचुअल फंड और UTI अगर अपने यूनिट होल्डर को क्या देते थे, वो लोग भी इनकम देते थे, तो उनकी भी इनकम जो दी जा रही है वो है तो एक टाइप का डिविडेंड ही, बराबर है ना। तो जब तक वो यूनिट होल्डर्स यूनिट होल्ड करते थे तो उनके होल्डिंग पीरियड में कुछ रेगुलर बेसिस पे कभी कभी उनको, जैसे कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या देती है, डिविडेंड देती है ना शेयर्स को होल्ड करने पे, वैसे ये लोग भी अपने यूनिट होल्डर को क्या देते थे, यूनिट्स होल्ड करने पे कुछ इनकम्स दिया करते थे। वो इनकम्स एज गुड एज डिविडेंड ही है, बराबर। तो वो डिविडेंड उस पे है ना, पहले इनको भी एक टैक्स लगता था 115R में, एक सेक्शन आता था 115R, वो सेक्शन एप्लीकेबल होता था, और इनको भी है ना अपनी जो यूनिट होल्डर्स को जो डिविडेंड दे रहे थे उस पर इनको भी क्या लग जाता था, DDT लग जाता था, बराबर। और अकॉर्डिंगली बाद में यूनिट होल्डर्स के लिए है ना वो डिविडेंड 10 सबसेक्शन 35 में फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता था। सेम टू सेम सीन दोनों के केस में ऐसा था। फिर क्या किया ना, वो लोग ने 2020-21 से 115O हटा दिया, तो साथ में उन्होंने 115R भी हटाया। मतलब अब से कंपनीज को या म्यूचुअल फंड UTIs को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आप लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं, नहीं आप लोग मत भरो, आप लोग से नहीं चाहिए हमको। मतलब पहले इनको टैक्स टैक्स लग जाता था, ये लोग टैक्स भर के तुमको अमाउंट देते थे, इसलिए वो अमाउंट तुम्हारे लिए क्या हो जाता था, एग्जाम्प्ट हो जाता था। अब बोला 115O भी एप्लीकेबल नहीं है, 115R भी एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अब तुमको टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब टैक्स किसी ना किसी से तो लिया जाएगा। तो अब किससे लिया जाएगा, अब शेयर होल्डर से, यूनिट होल्डर से लिया जाएगा। तो शेयर होल्डर को बोला कि भाई ये अब तेरी एग्जम्प्ट इनकम नहीं है, और यूनिट होल्डर को बोला भाई अब ये तेरी एग्जम्प्ट इनकम नहीं है। तो शेयर होल्डर को बोला अब जो तेरे को डिविडेंड आएगा उसको क्या बना के टैक्सेबल कर दे, IFRS बना के टैक्सेबल कर दे। और यूनिट होल्डर को भी बोला कि तेरे जो यूनिट्स पे जो क्या आने वाला है, डिविडेंड आने वाला है, उसको भी IFRS बना के टैक्सेबल कर दे। तो इवन जो यूनिट्स पे आने वाला जो डिविडेंड है ना, UTI की या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे आने वाली इनकम, आने वाला डिविडेंड, वो भी तुमको IFRS बन के ही क्या होना चालू हो गया, टैक्सेबल होना चालू हो गया, बराबर है। उस पर भी नॉर्मल रेट, इस पे भी नॉर्मल रेट, उसमें से भी चैप्टर 6 के डिडक्शन, इसमें से भी चैप्टर 6 के डिडक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब सुनो, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि जब कभी भी तुम डिविडेंड कमाते हो ना, डिविडेंड, डिविडेंड ऑन शेयर्स और डिविडेंड ऑन यूनिट्स, वो डिविडेंड को कमाने के लिए, वो डिविडेंड को कमाने के लिए तुम्हारे जो एक्सपेंसेस हुए हैं, एक्सपेंसेस, बहुत बार डिविडेंड को कमाने के लिए तुम्हारे खर्चे हो जाते हैं ना, तो डिविडेंड को कमाने के लिए जो भी खर्चे हुए, डिविडेंड तुम्हारी इनकम थी, इस इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चे हुए, रिलेटेड एक्सपेंसेस, इन सबको क्या कर देना, इग्नोर्ड। क्योंकि डिविडेंड वाली इनकम IFRS में आके फुल्ली टैक्सेबल होगी
बिना किसी एक्सपेंस के डिडक्शन के, ऐसा साफ साफ बोला है। अगर तुमको एक्सपेंस का डिडक्शन चाहिए तो हम सिर्फ एक ही एक्सपेंस का डिडक्शन दे सकते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। हट, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट तो तुम उधर हाउस प्रॉपर्टी में ले चुके हो ना, हाउसिंग लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू इन्वेस्ट इन दी शेयर्स और यूनिट्स। तो मतलब ये शेयर्स या यूनिट्स में तुमने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं था तो तुमने लोन लिया, तो किसी से लोन लिया और उस लोन से ये डिविडेंड या यूनिट्स में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। तो तुमको बाबा उस पर्सन को उस लोन पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट उस लोन का है जो लोन शेयर्स या यूनिट्स को खरीदने के लिए काम आ रहा है। तो ऐसे लोन पे जितना भी इंटरेस्ट दिया है वो इंटरेस्ट तुम यहां से आके क्लेम कर सकते हो, हमको चलेगा। लेकिन रुको, ये जो इंटरेस्ट तुम क्लेम कर रहे हो ना, ये तुम्हारी डिविडेंड इनकम के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जितना भी बताया ना, उसको वो लोग कैसे पूछेंगे, देखो तुमको डिविडेंड इनकम मिला है 1,00,000 रुपए का, पहले बताओ क्या ये आईएफओएस में टैक्सेबल है? हाँ बोलो, हाँ टैक्सेबल है सर। अच्छा, बोला होगा क्वेश्चन में कि ये डिविडेंड इनकम को कमाने के लिए तुमने इतना 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 ये खर्चा किया, बराबर है, कमीशन इतना दिया, ये उतना दिया, और कोई भी फालतू फालतू एक्सपेंसेस का वो लोग ने नाम दिया रहेगा, बराबर है। तुमको चुपचाप से वो सारे एक्सपेंसेस को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और बाजू में क्या लिखना है, बुलशिट। हमको सर ने पहले से ही बताया हुआ कि डिविडेंड जितना भी दिखा सारा का सारा डिविडेंड आईएफएस बना के क्या करना है, टैक्सेबल। हम सारे के सारे डिविडेंड को आईएफएस बना के टैक्सेबल करने वाले हैं। और सर ने बोला था कि कोई भी एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, पूरा डिविडेंड टैक्सेबल दिखाना है। तो हम सारे एक्सपेंसेस जो दिख रहे हैं सब इग्नोर, सब इग्नोर, सब इग्नोर, सब इग्नोर, सबको इग्नोर करते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं। लेकिन सुनो, जो इंटरेस्ट तुमने दिया था उस लोन पे, जो लोन तुमने ये वाले शेयर्स पे, शेयर्स को खरीदने के लिए क्या किया था, लोन लिया था, शेयर्स या यूनिट्स को खरीदने के लिए जो तुमने लोन लिया था, उस लोन पे जो भी तुमने इंटरेस्ट दिया होगा, उस इंटरेस्ट का तुमको डिडक्शन मिल सकता है, मिल सकता है, मिल सकता है। लेकिन सुन, मतलब कहने का मतलब है सारे एक्सपेंसेस डिविडेंड से रिलेटेड इग्नोर मार, लेकिन ये जो इंटरेस्ट वाला जो खर्चा है ना, जो उस लोन का इंटरेस्ट था, जो लोन ये शेयर्स या यूनिट्स में इन्वेस्ट करने के लिए लिया था, उस लोन का इंटरेस्ट है ना, उसको इग्नोर मत मार, उसका तेरे को डिडक्शन मिलेगा डिविडेंड में से। लेकिन वो भी मैक्सिमम कितना ले सकता है पता है, तेरी डिविडेंड इनकम के 20% जितना ही इंटरेस्ट तू क्लेम कर सकता है। तो मान ले तेरी डिविडेंड इनकम कितनी आई, 1,00,000 रुपये आई ना, अरे बोल, उसका 20% निकाल, जल्दी निकाल, 20%, 20,000 रुपये आएगा। तो अगर तूने लोन का इंटरेस्ट 20,000 दिया है या उससे कम दिया है, पूरा क्लेम कर ले, जा मजा कर, पूरा इंटरेस्ट हम तेरे को डिविडेंड में से अलाउ कर देंगे, क्योंकि वो 20% या उससे कम है। लेकिन अगर यही इंटरेस्ट जो तूने दिया है 50,000 दिया होता तो 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 इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता, हाँ मिलता, लेकिन पूरा नहीं मिलता, मैक्सिमम 20%, 20,000 जितना मिलता। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा 30 दिया वो इग्नोर, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो औकात में रह के इंटरेस्ट देने का, पहली बात, औकात से बाहर जाके इंटरेस्ट अगर दिया ना, तो औकात से बाहर का इंटरेस्ट हम अलाउ नहीं करेंगे। तुम्हारी नहीं, हमारी औकात की बात कर रहे हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है तुमको इतना सारा डिडक्शन देने की। तो बोलो कितना डिडक्शन देने की औकात है सरकार की, 20% ऑफ योर डिविडेंड इनकम, मैक्सिमम उतना ही इंटरेस्ट तुमको क्लेम करना अलाउड है, उतना ही क्लेम करना, उतना ही हम अलाउ करेंगे। उससे ज़्यादा इंटरेस्ट तुमने दिया था तो एक्सेस इंटरेस्ट हम अलाउ नहीं करेंगे, 20% जितना हम अलाउ करेंगे। हाँ, उतना ही दिया था या उससे कम दिया तो पूरा क्लेम कर लो, पूरा अलाउ कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। ये पूरा डिविडेंड से रिलेटेड है ना, तुम्हारा सारा का सारा टैक्स ट्रीटमेंट मैंने तुमको बता दिया कि अब डिविडेंड से रिलेटेड क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में कुछ तो लिखा है, हाँ मैं पढ़ता हूँ बेटा। विथ इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड्स, डिविडेंड इनकम ऑन यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर दी हेड आईएफओएस। उस पर भी नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। ए भाई, तुमको ये बताया ना रे अभी, ये हाँ ये वही है, बराबर, कि इवन यूनिट्स पे आने वाला डिविडेंड भी तुमको आईएफएस में ही टैक्सेबल होगा। जैसे अब शेयर्स का डिविडेंड यहाँ टैक्सेबल होना चालू हो गया, क्योंकि वहाँ से 115 वो हटा दिया, तो यहाँ से 115 आर हटा दिया, तो यहाँ से 1034 हट गया और यहाँ से 1035 हट गया।
जैसे डिविडेंड अब आईएफओएस में टैक्सेबल होने लग गया, वैसे ही ये यूनिट्स का भी डिविडेंड अब आईएफओएस में ही टैक्सेबल होगा। बराबर है। अब शेयर्स या यूनिट्स दोनों में से किसी भी डिविडेंड को तुम यहां टैक्सेबल करोगे तो बोला है कि नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 शैल बी अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इनकम। सुनो ना, कोई भी इनकम जब आईएफओएस में टैक्सेबल होती है ना, कोई भी इनकम आईएफओएस में से टैक्सेबल होती है ना, तो उस इनकम में से एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है एज पर सेक्शन 57। इनकम कहां टैक्सेबल होती है? आईएफएस। तो उस इनकम में से, आईएफएस वाली इनकम में से जो डिडक्शन मिलते हैं, किसी भी खर्चे को डिडक्शन क्लेम करोगे, इवन डेप्रिसिएशन भी अगर उसमें से क्लेम करना है ना, तो तुमको रेफरेंस देना पड़ता है सेक्शन 57। एज पर सेक्शन 57 इस एक्सपेंस का डिडक्शन, एज पर सेक्शन 57 इस एक्सपेंस, मतलब सेक्शन 57 में ही सारे खर्चों का डिडक्शन मिलता है। जैसे पीजीबीपी अलग अलग सेक्शन अलग अलग एक्सपेंस का डिडक्शन दिलवा रहा था ना, वैसे ही आईएफओएस में सेक्शन 57 ही सारे खर्चों का और डिप्रिसिएशन का डिडक्शन दिलवा देता है। तो तुम रेफरेंस हमेशा क्या डालोगे? सेक्शन 57 का रेफरेंस डालोगे। बराबर है। तो सेक्शन 57 में कोई भी खर्चा इस इनकम में से हम तुमको अलाउ नहीं करेंगे सिवाय एक खर्चे के, अदर देन interest on loan taken to invest in such shares or units, and however deduction in respect of such interest shall not be more than 20% of such income। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। बराबर है। अब मैं तुमको ये बताऊंगा, सारा टैक्स ट्रीटमेंट वगैरह तो बता दिया भाई कि डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी के लिए ये सारी चीजें तुम्हारी खोपड़ी में होनी चाहिए। इसमें से अगर एक भी चीज तुम भूले तो मरोगे, और इसी में वो लोग घुमाएंगे एग्जाम में तुमको। बराबर है। तो डिविडेंड इनकम को टैक्सेबल करने के समय पे ये सारी चीजों को ध्यान में रख के डिविडेंड इनकम की टैक्सेबिलिटी करना, लेकिन टैक्सेबल होगा अंडर द हेड आईएफएस ओनली। अब तुमको जैसा कि यहां पे बताया कि अलग अलग टाइप के डिविडेंड होते हैं, तो कौन से डिविडेंड डीम डिविडेंड माने जाएंगे वो भी तो बताना पड़ेगा ना यार मेरे को, क्योंकि वो डिविडेंड्स को भी तो आइडेंटिफाई करके तुमको उनको भी तो आईएफएस में लाके क्या करना है? टैक्सेबल करना है ना। तो सर कौन से डिविडेंड डीम डिविडेंड, कौन सी चीज़ें डीम डिविडेंड होती है? तो 222 ए से लेकर बी से लेकर सी से लेकर डी से लेकर ई तक पहले हुआ करता था। अब यहाँ पे एक नया क्लॉज डाल दिया गया है, देखो 222 एफ इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024। बराबर है ना। अब ये 6 डीम डिविडेंड कर लिया तो बस खत्म, डिविडेंड का कॉन्सेप्ट भी खत्म, और ये तुम 6 सीख गए। बराबर। चलो, सबसे पहला डिविडेंड क्या है? अच्छा, मैंने तुमको बताया था ना कि अब एक एक करके मैं तुमको डिविडेंड का सारा वो पॉइंट बताऊँ ना, उसके पहले थोड़ा सा समझो, जो बुद्धि लगाओ कि अगर कोई कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, बराबर है ना, डिविडेंड दे रही है, तो किसी को कब पता चलता है कि वो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया? किसी को कैसे पता चलेगा? उस कंपनी के बुक्स देखने पड़ेंगे, बुक्स में ये डिविडेंड की एंट्री वेंट्री पास की होगी। बराबर है। तो क्या क्या एंट्री पास होगी? चलो, पहली एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट कैश बैंक। क्या कि पहले डिविडेंड डेबिट मारना पड़ेगा पीएनएल में, है ना। पीएनएल टू डिविडेंड, पहले खर्चा खड़ा किया मेरी बुक्स में, फिर वो खर्चा किसको देना है, उसके लिए वो खर्चा अब क्रेडिट होगा, मतलब उसको मेरी बुक्स में क्रेडिट देना पड़ेगा। तो डिविडेंड टू कैश, डिविडेंड और डिविडेंड टू शेयर होल्डर। एंड तीसरा जो आएगा वो आएगा शेयर होल्डर टू कैश बैंक। बराबर है ना। ये 3 एंट्रीज पास होगी। तो सबसे पहली एंट्री है ना पीएनएल डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड कैंसिल हो जाएगा, एक डिविडेंड क्रेडिट में, दूसरा डिविडेंड डेबिट, क्रेडिट के सामने डिविडेंड डेबिट करके खत्म। शेयर होल्डर कैंसिल, शेयर होल्डर को क्रेडिट दिया था वही शेयर होल्डर को डेबिट दे दिया। बराबर। अब नेट एंट्री देखो क्या है, जल्दी बोलो। अब नेट एंट्री आएगी पीएनएल अकाउंट, मतलब रिजर्व्स, पीएनएल का मतलब क्या होता है? रिजर्व्स। बराबर है ना। टू कैश और बैंक। कभी भी कंपनी के बुक्स को देख के ये पता चल रहा है कि कंपनी ने प्रॉफिट या रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो वो या तो फाइनल डिविडेंड है या तो वो इंटरिम डिविडेंड है। समझ में आया? बोलो जल्दी। लेकिन अगर कोई कंपनी डिविडेंड देना चाहे, दे भी दे, और किसी को कानो कान पता ना चले, ऐसा भी हो सकता है।
सकता है। प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन असेट देके कर दिया तो तुम तो बोलो कि डिविडेंड का है। एनी प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैश इज व्हाट? डिविडेंड। And bloody, I am not distributing the profits in the form of cash. Not a dividend, no DDT. उल्टा लटका के मारेंगे नहीं ऐसी कंपनी को कि बेशरम, डीडीटी बचाने के लिए तू क्या क्या कर रही है कि तेरे को डीडीटी ना लगे। शेयर होल्डर को तूने डिविडेंड भी दे दिया, और डिविडेंड कैसे दिया? कैश में ना दे के किसी और एसेट के फॉर्म में दे दिया। तो तेरे को क्या लगता है कानून ने चुड़िया पहनी है? हमको पता नहीं चला कि ये तू डिविडेंड दे रही है, और डिविडेंड पता ना चल जाए किसी को, इसलिए तू इस तरीके से डिविडेंड दे रही है। तो सुन रहे, ये शानी कंपनी सुन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉफिट्स का किया जा रहा है टू द शेयर होल्डर, और वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है कैश में, तो वो डिविडेंड है ही, इंटरिम या फाइनल। लेकिन अगर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है किसी असेट का टू द शेयर होल्डर, तो असेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इनकम टैक्स एक्ट में डिविडेंड मान लिया जाएगा। 222A खत्म। समझे कि नहीं समझे? कंपनी का तुमको मालूम बैलेंस शीट बनता है, कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हो कभी? बनाइए कंपनी की बैलेंस शीट। तो जब ये बैलेंस शीट बनती है ना, तो सुनो, ये बैलेंस शीट में इधर है ना, इधर बहुत सारे असेट दिखते हैं, जमुना बाजू में असेट, और इधर है ना, इधर लाइबिलिटी साइड में इधर शेयर कैपिटल और ये सब दिखता है। इधर है ना तुमको रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसमें तुम्हारा पीएनएल, रेवेन्यू रिजर्व्स, ये मतलब जो रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं किसको? शेयर होल्डर को। क्या बोल के? क्या बोल के? डिविडेंड बोल के। यही चीज तो शेयर होल्डर को दी जा सकती है ना। कंपनी के पास प्रॉफिट्स है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं इसको। तुम इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस ना बुला के तुम अगर इसको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बुलाओ कंपनी के, तो कंपनी के जो जमा किए हुए प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वही शेयर होल्डर को क्या बोल के बांटे जा सकते हैं? डिविडेंड बोल के बांटे जा सकते हैं। अब ये अगर तुम कैश और बैंक के फॉर्म में बांटे, हाँ या ना, तो डिविडेंड आने ही वाला है। तो अब बताओ, क्या तुम कैश बैंक को टच करोगे? वही 3 एंट्री पास करोगे, वही 3 एंट्री पास करोगे। क्या? पीएनएल टू डिविडेंड, डिविडेंड टू शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर टू कैश बैंक करने के बदले अब तुम यहाँ पे कोई भी असेट उठा के, यहाँ पे कोई भी असेट होगा, वो असेट की वैल्यू होगी, वो कोई भी असेट उठा के अब तुम शेयर होल्डर को दे दोगे। भाई हटाना यार, कैश बैंक मत ले, 4 लाख रुपया मिलने वाला था ना, 4 लाख रुपया तेरे को डिविडेंड मिलने वाला था ना, तो 4 लाख का कैश नहीं दे रहा हूँ। हाँ, एक असेट है अपने पास, कंपनी के पास एक असेट है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 4 लाख रुपया है ना। वो 4 लाख का असेट तेरे को दे देता हूँ, तो तेरे को 4 लाख रुपया कैश में मिले या 4 लाख रुपया काइंड में मिले, क्या ही फर्क पड़ता है तेरे को? तो तेरा 4 लाख का डिविडेंड मिल गया ना रे, तो मजा करना। तो शेयर बोलता है हाँ यार, ये तो अच्छी बात है। अगर मेरे को ये क्या बोलते हैं, ऐसे कैश में ना मिल के अगर मेरे को काइंड में मिल रहा है, तो किसी को पता भी नहीं चल रहा कि मेरे को डिविडेंड मिला है। समझ में आ रहा है? और कंपनी का भी डीडीटी बच जाता था। तो बोला ये सुन, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन तूने कैश ना करके असेट अगर तूने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे तेरे शेयर होल्डर को, तो उस असेट के डिस्ट्रीब्यूशन को भी 222A क्या बोलता है कि डिविडेंड मान लिया जाएगा। लेकिन अब कितना अमाउंट डिविडेंड माना जाएगा? चलो तुम लोग मेरे को बताओ। गौरव जाग रहा है, जिंदा है कि नहीं बेटा? गौरव, यहां पे ना असेट की वैल्यू बुक्स में 2.5 लाख रुपया है। असेट की वैल्यू 2.5 लाख रुपया है, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपया है, बराबर। तो तुम मेरे को बताओ कि ये असेट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, दैट इज अ डीम डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर, लेकिन कितना अमाउंट डीम डिविडेंड माना जाएगा? जो असेट की बुक में वैल्यू लिखी थी 2.5 लाख, उतने अमाउंट का उतना अमाउंट शेयर होल्डर के लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा कि जो उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू थी एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उतना अमाउंट शेयर होल्डर के लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा। कितना माना जाएगा? जितना एफएमबी होगा उतना ही। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है यार।
बुक्स में तो साला तुम कितना भी वैल्यू उसका दिखा सकता है, बुक्स तुम्हारी झूठ बोल सकती है, मार्केट झूठ नहीं बोलेगी। अरे बोलो। तो शेयर होल्डर को तुम कितने का फायदा करवा रहे हो? 2.5 लाख का फायदा करवा रहे हो? नहीं, शेयर होल्डर को तो तुमने 4 लाख का फायदा करवाया ना, 4 लाख का असेट देके। आज असेट की वैल्यू कितनी है? 4 लाख की है, तो तुम डिविडेंड 4 लाख रुपया देना चाहते थे, तभी तो ये 4 लाख की वैल्यू के तुमने उसको असेट दिए ना। तो उसके लिए डिविडेंड है ना 2.5 लाख नहीं, जो इस असेट की बैलेंस शीट में वैल्यू, बुक में वैल्यू, वो नहीं, जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड माना जाएगा। इतना तुमको समझ में आया? रुको रुको रुको। तो 222A डीम्ड डिविडेंड कितना? 4 लाख हो सकता है, मतलब जितनी असेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उतना अमाउंट डीम्ड डिविडेंड लिया जा सकता है, लेकिन उतना ही लिया जाएगा कि उससे कम लिया जाएगा। अगर इधर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ना, वो 8 लाख का था, 8 लाख, तो शेयर होल्डर को 8 लाख रुपया डिविडेंड बोल के दिया जा सकता था, जिसमें से 4 लाख दिया है, तो 4 लाख रुपया पूरा डीम डिविडेंड बना लो। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो यहां पे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 8 लाख का ना होके खाली 2 लाख रुपए का हुआ, तो भाई अगर असेट ना दिया जाता, कैश देके भी डिविडेंड दिया जाता शेयर होल्डर को, तो मैक्सिमम कितना डिविडेंड दिया जा सकता था? 2 लाख ही दिया जा सकता था ना। तो भले ही तूने 4 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, 4 पूरा का पूरा थोड़ी डीम डिविडेंड बनेगा। डीम डिविडेंड तो उतना ही बनेगा ना जितना मेरे पास प्रॉफिट होगा। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितना था? 2। तो मैं एट द मोस्ट मैक्सिमम कितना कंपनी दे सकती थी डिविडेंड बोल के? 2 ही दे सकती थी ना। तो 2 जितना ही डिस्ट्रीब्यूशन क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड। समझ में आया? तो क्या मैं अब ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई कंपनी है, बच्चों, कोई कंपनी है, वो अपने शेयर होल्डर को, अरे बी में क्या आ रहा है, उमंग, हाँ इधर, कोई कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर को क्या बांट रही है? कोई असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो जो भी असेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वो असेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी असेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उस असेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो फेयर मार्केट वैल्यू इस शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड मानी जाएगी एज पर 222A। वो डिस्ट्रीब्यूशन, उतना फेयर मार्केट वैल्यू शेयर होल्डर के लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा एज पर 222A। लेकिन याद रखना, ये अमाउंट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिस दिन कंपनी तेरे को क्या दे रही है? असेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उस दिन कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं? तो जितने रिजर्व्स होंगे उतने ही एक्सटेंट तक का डिस्ट्रीब्यूशन तेरा डीम डिविडेंड बुलाया जा सकता है ना। बराबर है? तो बोला द मार्केट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड असेट एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर मार्केट वैल्यू, बराबर है ना। जो भी असेट दिया जा रहा है उस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी कंसिडर्ड एज डीम डिविडेंड इन द 222A, बट टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जिस दिन असेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उस दिन कंपनी के पास जितना भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स था उतने एक्सटेंट तक का ही जो मार्केट वैल्यू होगा शेयर्स का, वो तुम्हारे लिए क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड। उसके ऊपर का अगर मार्केट वैल्यू होगा तो जाओ, उसको हम डीम डिविडेंड बना के टैक्सेबल नहीं करेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? पक्का आगे बढ़ो। अब सोचो इससे बचने के लिए क्या उपाय निकाला जा सकता है? चलो तुम बताओ। कैश दूंगा नहीं, क्योंकि कैश दे दिया तो डिविडेंड बन ही जाएगा ना यार। असेट दिया तो मेरे को धप्पा किया कि धप्पा, ये भी डिविडेंड, ये भी डिविडेंड। तो कैश देना नहीं चाहता हूं, असेट दे नहीं पा रहा हूं, क्योंकि असेट अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो डिम डिविडेंड बना दिया जाएगा। तो अब क्या ऑप्शन अवेलेबल है? चलो बताओ। अरे अगर असेट्स को कम करके नहीं दिया जा सकता है, कैश या असेट को कम करके नहीं दिया जा सकता, तो लायबिलिटीज को बढ़ा के तो दिया जा सकता है। अरे समझे? शेयर होल्डर को बोला इधर P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर टू कैश बैंक, नहीं नहीं मर जाऊंगा। शेयर होल्डर टू असेट, नहीं नहीं इधर भी मर जाऊंगा, 222 लग जाएगा। शेयर होल्डर टू डिबेंचर्स, जा। लास्ट वाला एंट्री क्या पास कर दिया? शेयर होल्डर टू डिबेंचर्स। तेरे को डिबेंचर्स दे दिए, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दे दिए। इतना प्यार क्यों आ रहा है तेरे को तेरे शेयर होल्डर पे?
हम्म, अभी डिबेंचर इशू कर रहे हैं, वाह 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 वाह। मतलब तू तेरा प्रॉफिट्स का इस्तेमाल डिबेंचर में कर पहले का, तू प्रॉफिट है ना कैश उठा के दे दे, या फिर प्रॉफिट असेट के नाम पे दे दे। अब ऐसा नहीं कर रहा है, प्रॉफिट को है ना तू पहले कन्वर्ट करेगा डिबेंचर्स में, इतने एक्सटेंट तक का अमाउंट तेरा डिबेंचर्स बन जाएगा, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स बन जाएगा। और बाद में है ना कुछ टाइम के बाद इसकी मेच्योरिटी होगी और यही अमाउंट बाद में मेच्योरिटी प्रोसीड्स बोल के दे देगा। शेयर होल्डर क्या बोलेगा, मेरे को तो मेच्योरिटी प्रोसीड्स मिला डिबेंचर्स का। अरे बेवड़े, वो तेरे को है ना जो मेच्योरिटी प्रोसीड्स मिल रहा है ना, वो तेरे को डिविडेंड बोल के मिल जाना चाहिए था। जो कंपनी ने तेरे को डिविडेंड बोल के ना दिया, क्या बोल के दे दिया, डिबेंचर बोल के दे दिया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स बोल के दे दिया। समझ में आ रहा है? और बाद में थोड़े टाइम के बाद यही अमाउंट जो इसके सामने दिख रहा था, यही अमाउंट अब तेरे को कंपनी क्या बोल के दे देगी कि ले भाई तेरे को मेच्योरिटी का पैसा। वो मेच्योरिटी का पैसा बोल के नहीं आ रहा है, वो डिविडेंड ही था जो डिविडेंड बोल के मिल जाना चाहिए था, जो अब इसके फॉर्म में तेरे को दे दिया जाएगा, मेच्योरिटी प्रोसीड्स बोल के दे दिया जाएगा। तो वापस से क्या कानून ने चूड़ियां पहनी है? नहीं पहनी है। कानून को मालूम है कि तुम इधर ये भी झोल कर सकते थे, अगर असेट को कम करके तुम डिविडेंड नहीं दे पाए तो तुम लायबिलिटी बढ़ा के डिविडेंड दे दोगे। समझ में आया? तो इधर भी धप्पा करो, इधर भी धप्पा करो। अगर किसी कंपनी ने अपने किसी भी शेयर होल्डर को डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स क्या कर दिए, इशू कर दिए, ये एक टाइप का लोन, एक टाइप का लोन इंस्ट्रूमेंट्स होता है। तो इसके सामने भाई तेरे पास, कंपनी के पास लोन आना चाहिए ना। तेरे पास कोई पैसा आया नहीं है फिर भी तूने डिबेंचर इश्यू कर दिए, तेरे पास कोई पैसा आया नहीं है फिर भी तूने क्या कर दिया, फिर भी तूने डिपॉजिट सर्टिफिकेट या डिबेंचर स्टॉक इशू कर दिया। तो इसको इशू कैसे किया यार तूने? जब पता लगाया तो पता चला अरे यार इसको इशू करने के लिए तो तूने प्रॉफिट वापर लिया, जो शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट रहता है उसको वापर लिया ऐसे इसको इशू करने के लिए। वाह वाह वाह। ऐसा तू तभी करेगा ना जब ये शेयर होल्डर तू वापरने वाला था कैश बोल के, ये प्रॉफिट तू वापरने वाला था कैश बोल के, जो तूने कैश बोल के ना वापरा, अभी इसको डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया, बाद में इतना ही प्रॉफिट्स तू शेयर होल्डर को दे देगा इन द फॉर्म ऑफ मेच्योरिटी प्रोसीड्स। नहीं चलेगा। जैसे ही डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट ये कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर को इशू करेगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी शेयर होल्डर के हाथों में डिविडेंड मान लिया जाएगा 222B में। लेकिन सुने ए शाणे, उतने ही एक्सटेंट तक माना जाएगा जितने एक्सटेंट तक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो डिविडेंड हो ही नहीं सकता है ना यार। तो तेरे को क्या देखना पड़ेगा, तेरे को देखना पड़ेगा कि जो भी क्या दिया जा रहा है, जो भी डिबेंचर दिया जा रहा है, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, डिबेंचर स्टॉक दिया जा रहा है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो फेयर मार्केट वैल्यू जितना अमाउंट तेरे लिए क्या है, जल्दी बोल, वो फेयर मार्केट वैल्यू जितना अमाउंट तेरे लिए क्या है, डीम्ड डिविडेंड है। लेकिन 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 उसको तेरे लिए डीम्ड डिविडेंड लिया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो जिस दिन तेरे को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उस दिन इनकी फेयर मार्केट वैल्यू है, उतना अमाउंट तेरे लिए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन उस दिन की डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के दिन जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे कंपनी के, उतने एक्सटेंट तक की ही फेयर मार्केट वैल्यू तेरे लिए क्या बनाई जाएगी, डीम्ड डिविडेंड, उससे ज्यादा नहीं। तुमको समझा रहे? अब रुको, ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुनो। 222B के अंदर वो लोग ने एक और ट्रांजेक्शन कवर किया। क्या कवर किया पता है? बोला अगर तुम्हें कंपनी हो और तुमने तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हेलो हेलो हेलो, इक्विटी बोला क्या? खाली प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तुम बोनस बांट रहे हो, बोनस शेयर्स दे रहे हो। वाह भाई वाह। तो अगर तुमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दिया ना, बस भाई खत्म 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 खत्म। जितनी भी फेयर मार्केट वैल्यू थी उन बोनस शेयर्स की, वो सारी फेयर मार्केट वैल्यू भी तेरे लिए डीम्ड डिविडेंड मानी जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसको भी हम तेरा डीम्ड डिविडेंड ही मानेंगे। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस दिया ना तो उसको डीम्ड डिविडेंड नहीं मानने का है। खाली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर बोनस शेयर्स दिया है तो उसी को डीम्ड डिविडेंड मानने का। एक मिनट एक मिनट, ये जो ऊपर वाला पॉइंट था ना, इधर क्या मैंने इक्विटी प्रेफरेंस अलग अलग किया था क्या? नहीं। तो यहाँ पे तो कोई भी शेयर होल्डर चलता है। अच्छा इधर इधर देखो, ऊपर 222A में देखो, यहाँ पे मैंने कोई इक्विटी प्रेफरेंस अलग अलग किया था क्या? नहीं। इधर कोई भी शेयर होल्डर को भाई तुम असेट बांटो, वो उसके लिए डीम्ड डिविडेंड है। कोई भी शेयर होल्डर को अगर तुम डिबेंचर्स वगैरह बांटो तो वो क्या है, वो भी उसके लिए डीम्ड डिविडेंड है। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर बोनस शेयर्स तुमने बांटे होंगे ना,
तो उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए वो क्या है, डिम डिविडेंड है। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को अगर तुमने क्या दे दिया, बोनस शेयर्स दे दिया, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए डिम डिविडेंड बनाओगे कि नहीं बनाओगे? नहीं बनाने का है। ऐसा क्यों मालूम? नाम देखो तो नाम क्या है इसका, शेयर होल्डर तेरा नाम क्या है? बसंती तेरा नाम क्या है? पूछ बसंती से नाम पूछ, बसंती तेरा नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर तेरा नाम क्या है? तो बोलते मेरा नाम तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। अच्छा तेरा नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, हमें तो लगा तेरा नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। तेरा नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब तेरे नाम से ही पता चलता है कि तेरे को प्रेफरेंस में क्या चाहिए राजा। यू वांट यू वांट डिविडेंड इन प्रेफरेंस, नो? कंपनी लिक्विडेट हुई तो यू वांट योर कैपिटल इन प्रेफरेंस। कंपनी लिक्विडेट नहीं हुई, प्रॉफिट्स हुए, तो यू वांट डिविडेंड इन प्रेफरेंस। मतलब तेरा प्रेफरेंस डिविडेंड कमाना है ना, तो डिविडेंड के बदले में बोनस क्यों ले रहा है? तुझे पता है हमने कितने सपने संजोए थे, क्या क्या ख्वाब देखे थे कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, भले किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिले ना मिले, इसको तो जरूर मिलेगा, मां कसम इसको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि इसने तो कंपनी को बोला है कि मेरे को प्रेफरेंस में क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए। तो कंपनी को फायदा होते ही कंपनी तो इसको डिविडेंड देने ही वाली है, देने ही वाली है, देने वाली है, क्योंकि ये तो प्रेफरेंस है। मतलब हम कितनी आस लगा के, टकटकी लगा के देख रहे थे कि देख अब इसको डिविडेंड मिलेगा और हमको टैक्स देने को मिलेगा, अब इसको डिविडेंड मिलेगा और हमको टैक्स लेने को मिलेगा। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया। साला डिविडेंड ना लेके डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर्स ले लिए। मतलब हमको सोच इस साल कितना बड़ा शॉक लगा रहेगा। सरकार बोलेगी कि जिस साल हमको पता है कि तेरे को डिविडेंड मिलने वाला है, वो डिविडेंड ना लेके तूने डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर्स ले लिया, तो तेरा ऐसा करने की वजह से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। हम ये सोच के बैठे थे कि इसको तो कुछ भी हो जाए डिविडेंड मिलेगा और उस डिविडेंड पे हमको टैक्स मिलेगा। वी वर निश्चिंत, हमको मन की शांति थी कि तेरे को डिविडेंड मिलेगा तो उस पर टैक्स भरेगा। लेकिन तूने क्या किया रे बेशरम, उसके बदले में क्या ले लिया, बोनस। अरे एक बार है ना इक्विटी शेयर होल्डर ऐसा करते ना तो हमको चल जाता, क्योंकि हमको पता भी नहीं है कि उनको मिलने वाले, उनको खुद को नहीं पता है कि उनको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इक्विटी है ऑर्डिनरी, इसीलिए तो बोलते हैं उनको साधारण, कि कंपनी में सब कुछ हो जाए, कुछ भी हो, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, वो दे आर बेचारे इनडिफरेंट। उनको डिविडेंड मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी ने फायदा किया तो भी वो बेचारे इतने सीधे होते हैं ना यार इक्विटी वाले, कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको डिविडेंड मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी को भी नहीं पता होता कि वो इक्विटी पे डिविडेंड देने वाली है कि नहीं। तो हमको भी नहीं मालूम था, हम भी एकदम है ना धप्पे में थे कि इनको शायद डिविडेंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, नहीं भी और उस डिविडेंड के बदले में अगर उनको क्या मिला, बोनस दिया, तो भाई जो चीज एकदम अनसर्टेन थी, जिसके बारे में पता ही नहीं था कि उसको वो डिविडेंड मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, और अब उसके बदले में अगर उसको बोनस दे दिया तो देने दो ना, हमको झटका नहीं लगा। लेकिन साला जिधर झटका लगेगा उधर तो हम तुमको पकड़ेगा ना, कि जब हमको मालूम है कि कंफर्म तेरे को इधर से डिविडेंड इनकम आने वाली है और उस डिविडेंड इनकम पे तू हमको टैक्स देने वाला है, और वो डिविडेंड इनकम लेने के बदले अगर तूने उसके सामने क्या ले लिया, बोनस ले लिया, तो भाई ये सुन छाणे, वो जो भी तेरे को बोनस मिला ना वो भी हम तेरा डिविडेंड ही मानेंगे और उस पर भी हम तेरे से ही टैक्स पे करवाएंगे। बात खत्म। तू प्रेफरेंस था, इक्विटी होता ना तो छोड़ देते हम एक बार में, समझे? तो सुन रे, कंपनी अगर अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो जिस दिन वो बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए उस दिन वो बोनस शेयर्स की जितनी भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो सारा अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या होगा, डीम डिविडेंड। लेकिन रुक रुक रुक, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एज ऑन दैट डे, उस दिन जितना भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स था, बोनस शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किया उस दिन जितना भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स था, उतने एक्सटेंट तक का ही बोनस शेयर्स का वैल्यू तेरे लिए डिविडेंड माना जाएगा। 222 भी खत्म, बराबर है? अब सोचो, अब ये झंडू कंपनी मेरे क्या काम की रे, क्या काम की है कंपनी, सोचो सोचो। साला असेट कम करके डिविडेंड दे नहीं सकता, कैश दिया तो बोलेगा फाइनल या इंटरिम, असेट दिया तो बोला धप्पा 222A, लायबिलिटी बढ़ा के दे नहीं सकता हूं क्योंकि अगर डिबेंचर दे दिया तो भी बोला धप्पा, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिया तो भी बोला धप्पा, साला प्रेफरेंस को मैं बोनस शेयर्स इशू कर रहा था तो भी बोला धप्पा। ऐसी कंपनी काम की क्या, हट हटा बंद कर, कंपनी नहीं करने का, कंपनी बंद कर डाली। कंपनी बंद करके तो प्रॉफिट्स दे ही सकता हूं,
हाँ, प्रॉफिट्स बचाए हैं बहुत सारे। तो सुनो, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सब कंपनी चालू करेंगे, एक बहुत बड़ी कंपनी। 10%, 20% शेयर तेरा, 20% तेरा, 20% तेरा, मेरा बराबर है। ये एक तेरा, ये एक मेरा, ये दो तेरा, ये दो मेरा, ये तीन तेरा, ये तीन मेरा। ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड बांटेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं ना। पहले तो 5-6 साल, 7-8 साल फुल धंधा करके फुल पैसा जमा कर लेंगे, इतना रिजर्व बनाएंगे, इतना रिजर्व बनाएंगे कि 6-7 साल के लिए ना कोई डिविडेंड मांगना मत एक दूसरे से, नहीं लेंगे। कंपनी बंद कर देंगे ना, तब इतना सारा रिजर्व्स कंपनी के पास रहेगा। वो सारा रिजर्व्स हम लोग लिक्विडेशन प्रोसीड्स बोल के लेके चले जाएंगे। किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा कि हमको डिविडेंड मिल गया। और फिर नया कंपनी खोलने में कितना टाइम लगता है रे। नया कंपनी खोल के नया धंधा चालू करेंगे, फिर वापस से प्रॉफिट कमाएंगे, और वापस से वो प्रॉफिट कमा के वापस से जमा करेंगे, और वापस से वो जमा किया हुआ प्रॉफिट एक बार लिक्विडेशन पे लिक्विडेशन प्रोसीड बोल के ले लेंगे। ऐसे कंपनी चालू करेंगे, बंद करेंगे, चालू करेंगे, बंद करेंगे, चालू करेंगे, बंद करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। और वो प्रॉफिट कंपनी जब चल रही होगी तभी लेंगे ही नहीं, कंपनी को बंद करवा करवा के, कंपनी को बंद करवा करवा के हम सारा प्रॉफिट्स लेते जाएंगे। क्या बोल के, लिक्विडेशन प्रोसीड, लिक्विडेशन प्रोसीड ऐसा बोल के। वापस से सरकार बोलती है, वापस से तुम हमारा डायलॉग भूल गए, हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। तुम ऐसा करोगे तो सोचो, हम तुमको इधर भी धप्पा करेंगे। इधर कैसे धप्पा करेंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। सुन शाणे, अगर ये प्रॉफिट कंपनी चल रहा होता और बांटा होता तो क्या डिविडेंड नहीं होता। कंपनी जब गोइंग कंसर्न थी तो कंपनी के गोइंग कंसर्न रहते हुए अगर ये प्रॉफिट कैश में दिया होता, अगर ये प्रॉफिट कि शेयर्स के फॉर्म में, सॉरी, अगर ये प्रॉफिट असेट के फॉर्म में दिया होता, कंपनी चलते चलते अगर ये प्रॉफिट्स कैश या असेट के फॉर्म में बांटा जाता तो क्या ये डिविडेंड नहीं होता, होता ना। तब कंपनी बंद करवाने पे भी बांटा जाएगा ना, इन द फॉर्म ऑफ कैश या असेट, तो भी हम इसको डिविडेंड ही मानेंगे। क्योंकि अगर इसको डिविडेंड नहीं माना ना यार अभी, बोलो, तो सारे लोग क्या करवाएंगे, कंपनी चालू करेंगे, प्रॉफिट्स कमाएंगे 5-6 साल, और वो प्रॉफिट्स को उतने साल डिविडेंड बोल के लेंगे ही नहीं, फिर एक साथ झटके पे कंपनी बंद करेंगे और वो सारा प्रॉफिट्स लिक्विडेशन प्रॉफिट बोल के उठा के लेके चले जाएंगे। इनकम भी होगी, टैक्स भी नहीं भरेंगे। और सोचो तब कितनी कंपनियां चालू होंगी और कितनी कंपनियां बंद होंगी। रोज कंपनी कंपनी खेलेंगे, लेट्स प्ले कंपनी कंपनी। क्या करेंगे कंपनी कंपनी खेल के, बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे, बहुत सारा प्रॉफिट कमा के एक दूसरे को डिविडेंड नहीं देंगे, और बाद में वो सारा डिविडेंड लिक्विडेशन प्रोसीड बोल के लेके चले जाएंगे। गवर्नमेंट को चूना करता क्या, पूरा पान पान बना के खिला देंगे। सोचो, अगर इसको डीम डिविडेंड ना बनाया जाता तो रिस्क ये था। तो भाई हमको मजबूरी है हाँ, कि अगर तुम प्रॉफिट कंपनी के रहते हुए, चालू रहते हुए, कंपनी के गोइंग कंसर्न रहते हुए अगर प्रॉफिट को तुम कैश या असेट के फॉर्म में बांट रहे थे तो उसको हम डीम डिविडेंड बना रहे थे, डिविडेंड बना रहे थे। तो अब यही प्रॉफिट हो सकता है ना कि तुम कंपनी बंद करवा के बांट दो। बोलो, तो कंपनी के बंद होने पे भी जो प्रॉफिट बांटा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ असेट, उसको भी हम डिविडेंड मान लेंगे, उसको भी हम डिविडेंड मान लेंगे। लेकिन उतने ही एक्सटेंट तक का अमाउंट डिविडेंड माना जाएगा जितना भी कैश दिया, जितना भी असेट दिया। सुनो एक मिनट, शेयर होल्डर को कंपनी ने क्या दिया, जो कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है वो कंपनी ने लिक्विडेशन पे अपने शेयर होल्डर को कैश दिया, कैश डिस्ट्रीब्यूट किया, या फिर असेट भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो कैश और असेट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसमें जितनी भी कैश की वैल्यू है और जितनी भी असेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, असेट की वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। थोड़े सावधान रहना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। कैश जितना दिया उसकी वैल्यू, और जो असेट दे रही है कंपनी, जिस दिन वो असेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट असेट एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये अमाउंट है ना, ये अमाउंट जो लिक्विडेशन पे शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, ये अमाउंट भी शेयर होल्डर का डिविडेंड माना जाएगा अगर ये प्रॉफिट में से आ रहा है तो। और प्रॉफिट में से ही आया हम मानेंगे। अगर लिक्विडेशन के दिन पे कोई प्रॉफिट अवेलेबल था तो तुमको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, लिक्विडेशन की डेट वाला देखने का है, क्योंकि कंपनी का लास्ट डे सर्वाइवल का वही है।
डिस्ट्रीब्यूशन का दिन तो बाद में आएगा ना यार, पहले डेट ऑफ लिक्विडेशन आएगी, डेट ऑफ लिक्विडेशन पे कंपनी लिक्विडेट हो गई मतलब कंपनी खत्म, तो डेट ऑफ लिक्विडेशन पे जितना प्रॉफिट्स होगा कंपनी के आखिरी दिन पे जो प्रॉफिट्स होगा वही तो प्रॉफिट्स शेयर होल्डर को बांटा जा सकता है ना यार, समझे। और बांटा अभी थोड़ी जाएगा, बाद में ही जाएगा ना, कंपनी के बंद होते ही बाद में बांटा जाएगा ना। तो कंपनी आज लिक्विडेट हुई, मान लो डेट ऑफ लिक्विडेशन दिया है, मैं ऐसा बोल के चलता हूँ डेट ऑफ लिक्विडेशन, अगर मान लो DOL डोल मतलब डेट ऑफ लिक्विडेशन, वो डेट ऑफ लिक्विडेशन 12 नवंबर 2024 दिया है, तो आज के दिन कंपनी खत्म हो गई रे बाबा। तो आज के दिन जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होंगे मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, यही अमाउंट तो शेयर होल्डर को डिविडेंड बोल के दिया जा सकता था ना। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन सी डेट का देखोगे, एज ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन, बराबर है ना। इतने एक्सटेंट तक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, कैश भी हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन आज नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कंपनी एक बार क्या हो गई, कंपनी अगर एक बार लिक्विडेट हुई तो लिक्विडेट होने पे कंपनी देखेगी ना कि भाई लिक्विडेट होने के बाद मेरे पास क्या क्या पड़ा है, कैश कितना पड़ा है, असेट कितना पड़ा है, बराबर है ना। तो लिक्विडेशन होने के बाद ही देखा जाएगा। तो लिक्विडेशन होने के बाद पता चला कब, 19 दिसंबर 2024 को, इस दिन है ना, इस दिन कैश दिया एंड असेट दिया। जो असेट दिया ना, उस असेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी ना, वो फेयर मार्केट वैल्यू इस दिन की देखी जाएगी, ना कि डेट ऑफ लिक्विडेशन वाली। डेट ऑफ लिक्विडेशन पे तो खाली रिजर्व्स की वैल्यू देखनी, और रिजर्व्स की वैल्यू डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे होगी भी नहीं, क्योंकि उस दिन तो कंपनी है ही नहीं, समझे। तो एक काम करो, जितना भी कैश दिया उसकी वैल्यू लेंगे, जितना भी असेट दिया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो भी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तुमको याद आता है मैंने 2 लाख रुपया कैश दिया था और फिर 5 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू वाले असेट दिए थे, 2 + 5 7 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और वो 7 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होगा उतने एक्सटेंट तक डीम डिविडेंड माना जाएगा। फिर उसके ओवर एंड अबव जो अमाउंट होगा वही तुम्हारे शेयर्स का, लिक्विडेटिंग कंपनी के शेयर्स का क्या माना जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसके बेसिस पे 46(2) में तुम क्या करोगे, उसका कैपिटल गेन निकालोगे। ऐसा सब बातें मैंने की थी बहकी। अगर याद आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उससे भी अच्छी बात है। तुम मेरा नाम रोशन करके आओगे एग्जाम में, मालूम है मेरे को, सार्काज्म में रोशन करके आओगे ना, मालूम था मेरे को। तुमको एग्जाम्पल नंबर्स के साथ क्यों दिया जाता है पता है, क्योंकि जब मैं आगे जाके वो नंबर्स का थोड़ा बहुत रेफरेंस सुना तो तुमको याद है यार। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे को ये पता लगाना कि तुमको आता है कि नहीं आता है। आता है ना, बस तो थैंक यू। क्योंकि है ना देखो, तुम 2 बच्चे मेरे को दिख रहे हो, बाकी सब तो मतलब इधर मेरे जमाई राजा लोग है ना। इधर आए हैं खाली क्या बोलते शादी ब्याह अटेंड करने के लिए, कि हम आएंगे बारातियों का स्वागत पान पराग से करेंगे, है ना। चलो सुनो, कैश या असेट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जितना भी कैश या असेट डिस्ट्रीब्यूट किया, असेट जो डिस्ट्रीब्यूट किया एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। तो ये जितना भी वैल्यू शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो शेयर होल्डर के लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222C। लेकिन उसको, उस अमाउंट को क्या बोला, उस अमाउंट को तुम्हारे लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, नॉट एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एज ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन। उधर तक का जो भी अमाउंट होगा वो तेरे लिए डीम डिविडेंड। और उसके ओवर एंड अबव जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, इस अमाउंट के ओवर एंड अबव जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो शेयर होल्डर के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा उसके शेयर्स के ट्रांसफर का, क्योंकि अब उसको लिक्विडेशन पे अपने शेयर्स भी सरेंडर करने पड़ेंगे। तो जैसे तूने लिक्विडेशन पे अपने शेयर सरेंडर किए कंपनी को, तेरे शेयर्स के जाने का जो कंसिडरेशन आया वो कितना आया, यही अमाउंट आ रहा है, लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट तो डीम डिविडेंड बन गया ना यार अभी। तो जो अमाउंट डीम डिविडेंड बन गया उसको हटाने के बाद जो भी कंसिडरेशन बचा, जो भी अमाउंट बचा इसमें से, वो तेरे शेयर्स का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा और उसके बेसिस पे तेरा शेयर्स का कैपिटल गेन निकाला जाएगा एज पर 46(2), उस पर तेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। ये शेयर होल्डर याद कर, 46(2) में अपन ने ये डिस्कस ऑलरेडी किया है, बराबर। तो इसको कनेक्ट कर दोगे 46(2) के साथ, इसको और 46(2) दोनों को साथ में पढ़ने का, बराबर है। तो लिख लो किधर तो कि दिस प्लस 46(2) टू बी रेड टूगेदर। तो इसको पढ़ोगे तो इसके साथ 46(2) पढ़ने का, या फिर 46(2) पढ़ोगे तो उसके साथ ये आके पढ़ लेने का, बराबर है।
आगे बढ़ो। चलो, फिर यही वाला जो असेट तुमको मिला था लिक्विडेशन पे, फिर इस असेट को आगे फ्यूचर में तुम बेचोगे तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से कहाँ तक लोगे, उसका कॉस्ट कहाँ से कहाँ तक लोगे, वो सब अपन ने कैपिटल गेन में डिस्कस किया। हाँ चलो हंसा प्रफुल, आगे बढ़ते हैं। अब ये ना आता है डी। एक मिनट एक मिनट, अब तो साला कंपनी भी बंद नहीं कर सकता हूँ। देखो, ना असेट कम कर सकता हूँ, ना लायबिलिटी बढ़ा सकता। कैश तो दूंगा ही नहीं, भूल जाओ। कैश दूंगा तो वो इंटरिम या फाइनल डिविडेंड बन जाएगा ना। कैश तो दूंगा नहीं। असेट कम करके देना चाहता था तो डिम डिविडेंड बना दिया 222 ए वाला। लायबिलिटी बढ़ा के देना चाहता था तो ये लोग ने डिम डिविडेंड बना दिया 222 बी वाला। अरे डिवेंचर विवेंचर इशू किया तो, और अगर बोनस वोनस भी इशू कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो भी 222 बी वाला डिम डिविडेंड बना दिया। कंपनी बंद करने की कोशिश की तो भी ये लोग ने 222 सी वाला डिम डिविडेंड। अब तो कंपनी भी बंद करके नहीं दिया जा सकता। तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? हाँ देखो ना, एंट्री क्या आ रही है, जल्दी बोलो। एंट्री क्या आ रही थी? प्रॉफिट को कम करके कैश का डिस्ट्रीब्यूशन किया, या असेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, या प्रॉफिट में से लायबिलिटी दी गई, तो तुम बोलोगे ना डिम डिविडेंड, तो तुम बोलोगे ना, तो तुम बोलोगे ना डिविडेंड। साला मैं प्रॉफिट को टच ही नहीं करेगा जा। मैं क्या करेगा, रिजर्व लेगा, पहले रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, बोनस शेयर्स इशू कर दूंगा, बोनस। तो मेरे पास है ना, मेरी बैलेंस शीट में मान लो, बैलेंस शीट में इधर 10 लाख के रिजर्व पड़े, 10 लाख। अब मैं ये 10 लाख रुपया कैश के फॉर्म में दे दूं, असेट के फॉर्म में दे दूं, लाइबिलिटी बढ़ा के दे दूं, कुछ भी करके दे दूं, तो ये लोग पकड़ लेते हैं यार, धप्पा कर देते, क्योंकि इनको पता चल जा रहा है मैं प्रॉफिट दे रहा हूं, प्रॉफिट दे रहा हूं, प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। चाहे कंपनी बंद करवा के प्रॉफिट दिया तो भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग मेरे को। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने दिमाग लगाया, रिजर्व्स को यूटिलाइज करके मैंने शेयर कैपिटल इशू कर दिया। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए आई कैन यूज द रिजर्व, यू नो ना। तो अब मेरा एंट्री क्या पास होगा, पहले ये बता। अभी पीएनएल टू शेयर कैपिटल, 10 रुपए वाले 10,000 शेयर्स इशू कर दिए, नहीं 1 लाख इशू कर दिए, 10 रुपए वाले 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए। समझो मैंने क्या बोला? तो 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए, 10 लाख गायब। अब ये पूरा 10 लाख रुपया कहाँ दिख रहा होगा? शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे जितना भी शेयर कैपिटल होगा, तुमको याद है ना कि जब भी तुम शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखते हो, वहां पे इधर ब्रैकेट में कुछ तो लिखते हो तुम, इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स, ऐसा लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो यहाँ पे तुम ऐसा लिख दोगे, इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स ऑफ ₹10 लाख। तो ये तुम्हारे शेयर कैपिटल के अंदर बोनस शेयर्स भी 10 लाख। इसको क्या बोलते हैं पता है? ये जब भी रिजर्व से बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं उसको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। मेरे साथ बोलो बेटा एक बार। रिजर्व से जब भी बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो जो मेरा कैपिटल है, कैपिटल के अंदर कुछ कैपिटल तो मेरे पास बाहर से आया होगा, पैसा वो होगा, लेकिन इस कैपिटल के अंदर कुछ तो मेरा प्रॉफिट है ना, जो मेरा कैपिटल बोल के अभी मैंने डाल दिया है। अब मैं क्या करूंगा बताए? अब मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ना, उसकी कुछ ना कुछ फेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू को कम कर दूंगा। नंबर ऑफ शेयर्स रिमेनिंग सेम। क्या बोला? नंबर ऑफ शेयर्स रिमेनिंग सेम, फेस वैल्यू को कम कर दूंगा। तो उतना शेयर कैपिटल डेबिट मारना पड़ेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल ऑलरेडी 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 1 लाख शेयर्स है। क्या बोला? 10 लाख की फेस वैल्यू वाले 1 लाख शेयर्स है ना मेरे पास, तो 10 लाख का शेयर कैपिटल ऑलरेडी मेरे पास है। और भी ज़्यादा ही होगा, मैं खाली इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ जो रिजर्व्स में कन्वर्ट हुआ, बराबर है ना। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे जो शेयर्स है, ऐसा रिजर्व्स बीजर्व्स सब कुछ, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड करने के बाद मेरे पास जो शेयर कैपिटल है वो मैं लिख लेता हूँ तुमको, तो तुमको अच्छे से आइडिया आएगा। यहाँ पे मेरे पास शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए का है, 50 लाख। एंड 50 लाख क्या है? फेस वैल्यू ₹10 ईच, ऐसे 5 लाख शेयर्स है, तो 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बराबर है ना। ऐसे मेरे पास 50 लाख का शेयर कैपिटल, और ये 50 लाख का जो शेयर कैपिटल है ना, इसके अंदर जो रिजर्व एंड सरप्लस था ना मेरा, कितने का? 10 लाख का। वो रिजर्व एंड सरप्लस के भी यहाँ पे बोनस शेयर्स है, जिसको मैंने बोनस कितने
1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, वो बोल के इशू किया हुआ है। तो तुमको नहीं लगता कि इस शेयर कैपिटल के अंदर ये जो 10 लाख रुपया है रिजर्व्स वाला, जो मैंने बोनस बोल के डाला हुआ है, तो पहले मैंने क्या किया, मेरे रिजर्व्स को है ना मेरे शेयर कैपिटल में कैपिटलाइज किया। अब मैं क्या करूंगा पता है, मेरा कैपिटल रिडक्शन करूंगा। कैपिटल रिडक्शन कर दूं? बोलो कितना? 10 लाख का कैपिटल रिडक्शन कर दूंगा, क्योंकि वही 10 लाख मेरे को क्या बोल के देना चाहिए था, वही 10 लाख रुपया मैं डिविडेंड बोल के देना चाहता था ना। वो 10 लाख रुपया डिविडेंड बोल के नहीं दूंगा, प्रॉफिट में से नहीं दूंगा, पहले उस प्रॉफिट को मैं शेयर में कन्वर्ट करूंगा, शेयर कैपिटल में, और बाद में शेयर कैपिटल का रिडक्शन करूंगा। अब शेयर कैपिटल का रिडक्शन मैं कैसे कर सकता हूँ? बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख में सेम ही रखूंगा। अरे बोलो, 5 लाख में सेम ही रखूंगा, और शेयर्स की जो फेस वैल्यू थी ना उसमें से 2-2 रुपया कम कर दूंगा ना। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर्स अब 8 रुपए की फेस वैल्यू वाला कर दिए। तो 2 रुपया मैंने कैपिटल रिडक्शन किया 5 लाख शेयर्स का, तो मेरे को उसका एंट्री पास करना पड़ेगा ना। क्या एंट्री पास करूंगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट होकर ऑलरेडी शेयर कैपिटल में चला गया था, अब शेयर कैपिटल डेबिट होगा। शेयर कैपिटल डेबिट 10 लाख रुपया, क्योंकि शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहा हूं, कैपिटल रिडक्शन कर रहा हूं। अब ये 10 लाख का क्या करूं? टू शेयर होल्डर, टू शेयर होल्डर, और बाद में शेयर होल्डर टू कैश बैंक, या फिर असेट, या फिर कैसे भी दिया जा सकता है। अब जब कंपनी बोलेगी धप्पा, मैं बोलूंगा नहीं, रिवर्स धप्पा। मैंने कहा शेयर होल्डर को कैश या असेट मेरे प्रॉफिट में से दिया, मैं तो कैपिटल रिड्यूस करके दे रहा हूं। कैपिटल जो रिड्यूस किया था उसका पैसा था, उसको मैं लौटा रहा हूं। ऐसा फन करके चमट पड़ेगा ना। बोले ये शाणे, तूने कैपिटल को क्या बोला, कैपिटल रिड्यूस करके भी अगर तूने कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा, तो अब ये तू क्यों कर रहा है? हमको मालूम है कि ये तू क्यों कर रहा है। कैपिटल रिडक्शन है ना भाई, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह होता है। सुनो ये गाउटन लोग, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तुमने पढ़ा रहेगा जिंदगी में तुम्हारी, है ना। तो वहां पे जब भी कैपिटल रिडक्शन होता है ना, तो सीआरआर बनता है, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, उधर वो जाता है। कभी भी पैसा है ना दिया नहीं जाता है, असेट कभी दिया नहीं जाता है। तुम्हारी बैलेंस शीट को थोड़ा साफ सुथरा करने के लिए वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। और यहां पे तो तुम कैपिटल कम करके सीधा बांटना चालू कर रहे हो। देखो कैपिटल कम हो रहा है, तो कैपिटल कम करके शेयर होल्डर को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? कैपिटल कम करके शेयर होल्डर को असेट क्यों दिए जा रहे हैं? डाउट तो जाएगा ना यार किसी को भी, जबकि तुम्हारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। और जो अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो ही रहा होता तो ये पैसा शेयर होल्डर को तुम थोड़ी देते, ये तो तुम सीआरआर वगैरह बनाते। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर शेयर होल्डर को कोई भी पेमेंट आ रही है, शेयर होल्डर को कोई भी असेट आ रहा है, तो वो असेट तो साला प्रॉफिट में से आना चाहिए। तो पता लगा है कि ये प्रॉफिट में से नहीं आ रहा, कैपिटल में से आ रहा है, और कैपिटल में से ये अमाउंट देने के पहले इतना ही अमाउंट रिजर्व में से कैपिटल में आया था। तो मतलब अब लिंक मिला। क्या पता है कि तुम अगर प्रॉफिट में से ये अमाउंट देते तो तुमको पता था कि क्या बोल के डिविडेंड बोल के टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहले तुमने ये प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया, और कैपिटल को कम करके बाद में अब ये तुम प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो वाया शेयर कैपिटल। वाह, दिमाग आ लड़के में। कंपनी तुम मरेगी। कैपिटल रिड्यूस करके भी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, हलो 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 हलो, कैपिटल रिडक्शन करके भी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, किसका, कैश का या असेट का, वो भी हम तेरे लिए डीम डिविडेंड मान लेंगे। तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया, कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया? कैपिटल रिड्यूस करके 10 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया ना यार। 5 लाख शेयर्स पे 2 रुपया पर शेयर रिडक्शन करके 10 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, वो 10 लाख रुपए का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, वो तेरे लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा। कितने एक्सटेंट तक बोल? टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के दिन मेरे पास कितना प्रॉफिट्स? तो तू चाह के भी इसको डिविडेंड नहीं बना पाएगा। देख रहे हो दिमाग, कि जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उस दिन मेरे पास तो प्रॉफिट है ही नहीं ना। तो चलो तुम डिविडेंड बना भी दो मेरे लिए, तो बनाओगे कितना? जितना मेरे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल होगा एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट्स तो मेरे पास अवेलेबल है नहीं, है नहीं, है नहीं। इसीलिए ये लोग ने बोला कि हम तुम्हारे पापा हैं बेटा, हम तुम्हारे पापा।
है ना। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो तुम देखोगे एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो देखना है वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जितना अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो हम तेरा डीम डिविडेंड मानेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 10 लाख का, कैपिटल रिड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 10 लाख का, ये हम तेरे लिए डीम डिविडेंड मानेंगे, ये तेरे लिए हम डीम डिविडेंड मानेंगे। लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ योर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इतना ही अमाउंट हम तेरे लिए डीम डिविडेंड मान सकते हैं ना। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन सा, ये तो तूने पूरा खत्म करवा दिया होगा। तो बोला नहीं भाई, जितना है और जितना कैपिटलाइज हुआ है दोनों मिला के जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आएगा उतना। तो जितना है कितना, 0, और कैपिटलाइज कितना करवाया था, बोनस में कितना कन्वर्ट करवाया था, 10 लाख। तो 0 + 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। इतने एक्सटेंट तक का डिस्ट्रीब्यूशन हम तेरे लिए डीम डिविडेंड बनाएंगे। आ गया ना 10 लाख वापस से। बहुत सारे लोग हैं ये लोग, क्योंकि तुम भी कम साने थोड़ी हो। तुम भी ऐसे ऐसे अलग अलग भलते भलती चीजें निकालोगे तो वो भी तुमको पकड़ेंगे ना, धप्पा धप्पा, इधर से धप्पा। तुम बोलो नहीं रिवर्स धप्पा नहीं चलता ऐसा। तो बताओ, ये वाला लास्ट वाला ट्रांजेक्शन समझ में आया। कभी भी कोई भी कंपनी अगर अपने किसी भी शेयर होल्डर को, कभी भी कोई भी कंपनी अगर अपने किसी भी शेयर होल्डर को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जल्दी बोलो, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कैश या असेट। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैश या असेट, ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल। मतलब अपना कैपिटल रिड्यूस करके अगर कोई कैश या असेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, तो भाई वो रिडक्शन जो होगा ना, वो रिडक्शन भी हम डीम डिविडेंड मानेंगे। वो रिडक्शन भी हम डीम डिविडेंड मानेंगे। लेकिन याद रखना, उतने ही एक्सटेंट तक मानेंगे जितने एक्सटेंट तक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होगा, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, दोनों मिला के एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होगा, वेदर कैपिटलाइज्ड यानी कि शेयर कैपिटल में बोनस बना के दिखाया है वो, और नॉट जो ऐसे ही पड़ा है रिजर्व्स में, दोनों को मिला के जो टोटल होगा ना, उतने एक्सटेंट तक का अमाउंट हम तेरा क्या मानेंगे, डीम डिविडेंड मानेंगे। तेरे को समझा रे, हेलो रे। लेकिन रुको, कैपिटल रिडक्शन बाईबैक पे भी होता है। कंपनी ने अपने शेयर्स का बाईबैक कर लिया, तो बाईबैक पे भी तो कैपिटल रिडक्शन होता है। बोलो हाँ, तो उसको तेरे लिए डीम डिविडेंड बना के टैक्सेबल नहीं करने का, पागल। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 46A में कैपिटल गेन बोल के टैक्सेबल हो जाता है वो अमाउंट, और बाईबैक कंपनीज लॉ के हिसाब से हो रहा है। तो अगर कंपनीज लॉ के हिसाब से किया हुआ जो बाईबैक है, हेलो, वो बाईबैक पे कैपिटल रिडक्शन हो रहा है, और उस कैपिटल रिडक्शन पे अगर तेरे को क्या मिल रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, कैश मिल रहा है, असेट मिल रहा है, उसको हम तेरे लिए डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। क्योंकि उसका टैक्सेबिलिटी ऑलरेडी 46A में तुम करवा रहे होगे ना। या तो तुम ही उस पर टैक्स भर रहे होगे, या तो कंपनी उस पर 115 QA वाला टैक्स भर देती होगी। तो अगर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से बाईबैक किया है, और बाईबैक पे अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया है, पैसा दिया है या कैश दिया, तो उसमें भी बाईबैक पे भी कंपनी का कैपिटल रिडक्शन होता है, और उस कैपिटल रिडक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही रहा है ना। उसको 222D वाला डीम डिविडेंड नहीं बुलाने का। क्यों? अरे वो ऑलरेडी 46A में कैपिटल गेन हेड में कवर हो रहा है। या तो शेयर होल्डर उसको FEC बना के उस पर टैक्स भरेगा, या तो कंपनी उस पर 115 QA वाला टैक्स भरेगी। बराबर 6। लेकिन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 अब बाईबैक पे आने वाला जो तेरे पास पैसा था, वो अब से तेरे लिए डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा 222F में। समझे? तो वो कब तक डीम डिविडेंड नहीं माना जाता था, कब तक डीम डिविडेंड नहीं माना जाता था? टिल 30 सितंबर। लेकिन 30 सितंबर या उसके 1 अक्टूबर या उसके बाद अब अगर बाईबैक पे तेरे को पैसा मिलेगा, हेलो, तो भले वो कैपिटल रिडक्शन पे तेरे को पैसा मिल रहा है, बाईबैक पे मिलने वाला ये जो पैसा है, भले वो तेरे को कैपिटल रिडक्शन पे मिल रहा है, ये अमाउंट अब हम तेरा अलग से यहाँ पे क्या बनाएंगे, डीम डिविडेंड बनाएंगे, और इसको टैक्सेबल करेंगे। और ये अमाउंट अब हम तेरे को कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होने देंगे। इसीलिए 46A में तू कैपिटल गेन कैलकुलेट मत करना, क्योंकि जो कैपिटल गेन में कैलकुलेट होना चाहिए था, इसलिए हम उसको बाईबैक नहीं बना रहे थे, इसलिए हम उसको डीम डिविडेंड नहीं बना रहे थे।
क्योंकि वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाता था, बराबर है ना। या फिर कंपनी उसके ऊपर 115 QA का क्या दे देती थी, टैक्स दे देती थी। लेकिन अब जो अमाउंट पे ना कंपनी टैक्स भर रही है ना कैपिटल गेन में हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, एफवीसी हम वहां पे क्या ले ले रहे थे, नील ले ले रहे हैं, तो उस अमाउंट को हम स्वाभाविक है कि अब यहाँ पे आके हम टैक्सेबल करेंगे। इसलिए उसको अपने क्या बना दिया, डीम्ड डिविडेंड 222F में। याद रहेगा। तो यहां से डिस्कशन कल आगे बढ़ाते हैं, कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब खत्म नहीं हुआ तो थोड़ा सा ही बाकी रहेगा जो अगले लेक्चर में जाएगा, लेकिन कल ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इजी है, बराबर है। तो जितना भी बड़ा पार्ट है ना इसमें, डिविडेंड वाला पार्ट है और एक दो दूसरे छोटे मोटे 2-3 पार्ट है। एक डिविडेंड है, दूसरा विनिंग्स है, फिर एक आधी दो इनकम ऐसी है जो बड़ी है। इनके अलावा बाकी किसी में भी टाइम नहीं लगेगा। इनकम चालू होगा, डिस्कशन खत्म होगा, इनकम चालू होगा, डिस्कशन खत्म होगा, ऐसे फटाफट फटाफट सारी इनकम्स खत्म होगी। और जैसे ही सारी इनकम्स एक बार कवर कर ली, फिर मैं तुमको सेक्शन 57 का बैकग्राउंड दे दूंगा, 58 का बैकग्राउंड दे दूंगा, 59 का बैकग्राउंड दे दूंगा, ये चैप्टर खत्म, बस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, नोट्स आज ये भेज देता हूं अभी, बराबर। बाय बाय। कल सेम टाइम, हाँ अपना, कल सेम टाइम।